हेलो एवरीवन। कैसे सब? एकदम बढ़िया। यस सर, एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास। सर अभी हम करो ना चैप्टर को खत्म करूंगा। हाँ, आज प्रोबेबली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इतना बड़ा तो बाकी है, उसके बाद में हाँ एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। तो अभी फर्स्ट थिंग थी, अपन ने कहाँ से चैप्टर की शुरुआत किए थे? सर चैप्टर की शुरुआत हमने किए थे सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। बेसिकली चैप्टर का नाम है कंपनी को पैसा कहाँ कहाँ से आ जाएगा, वो उसके बारे में पर्टिकुलर चैप्टर है। यस सर। कंपनी के पास में पैसे कहाँ कहाँ से आ सकता है? एक तो कंपनी के मालिक कंपनी को पैसा देंगे, या कंपनी किसी से बोरिंग करेंगे। सर बोरिंग के अंदर ना हमने तीन टाइप देखे थे। तीन टाइप के अंदर पहला था डिबेंचर, दूसरा था डिपॉजिट, तीसरा था बॉन्ड। पहले एक बार में जब डिवेंचर्स के बारे में अपन ने पढ़े थे, उसके अंदर क्या था? डिवेंचर एक टाइप का लोन है जो पब्लिक कंपनी को पैसा देती है लोन के फॉर्म में, और कंपनी एज अ प्रूफ ऑफ लोन उनको डिवेंचर सर्टिफिकेट दे देती है। बरोबर है? यस सर। डिवेंचर सर्टिफिकेट देने के बाद में कंपनी क्या करती है? उनको हर साल इंटरेस्ट देंगी। अच्छा मैं एक बात बताओ, कंपनी और इसके बीच में, डिबेंचर होल्डर्स के बीच में कोई बीच वाला पार्टी भी होता है क्या? डिबेंचर ट्रस्टीज बोलते अपन। यस। तो वैसे ही मैनर के अंदर अपन ने फिर डिपॉजिट्स पढ़े थे। डिपॉजिट का मतलब क्या है सर? ऐसे टाइप का लोन जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। राइट। शॉर्ट टर्म पीरियड का मतलब क्या था? 6 महीने से ज्यादा लेकिन 36 महीने से कम, मतलब हाफ ईयरली से ज्यादा लेकिन 36 मंथ से कम। सर ये हाफ ईयरली बोल रहे, हमारे को 3 महीने के लिए लोन चाहिए, तो वो केस के अंदर एक्चुअली आपको मिनिमम टाइम पीरियड तो फिर अलग आप बैंक के पास में भी जाके हो सकते हैं। दूसरा एक अपन बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे एक्चुअली। वो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू भी क्या है, ये मीडियम एकदम सबसे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन के लिए भी अपन बिल ऑफ एक्सचेंज ले सकते हैं। मैं उसको टॉपिक को वो टाइम पे छेड़ूंगा, अभी मैं उसको ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझ के चलो आप कि मिनिमम अगर अपने को लोन चाहिए और वो थोड़ा मीडियम टर्म पीरियड के लिए 6 महीने से ज़्यादा लेकिन 36 महीने से कम, तो वो टाइम पे अपन डिपॉजिट इशू करते थे। सर मैं उस दिन आपने एक पॉइंट बताया था कि आपको कंपनी के केस के अंदर जब भी कंपनी डिपॉजिट के थ्रू पैसा लेती है तो वो केस के अंदर डिपॉजिटर के बीच में और कंपनी के बीच में कोई नहीं रहता है। एक्चुअली जयेश ने मेरे को एक बहुत अच्छे से उसको क्लेरिफाई कराया था। मेरे को एक्चुअली एक डाउट था किसके केस में, बीच में बॉन्ड्स के केस के अंदर और डिपॉजिट के केस के अंदर क्या था। देखो सुनो आप, कंपनी के पास में तीन टाइप से लोन आता था। यस, एक रहता था डिबेंचर, एक रहता था डिपॉजिट्स, एक रहता था बॉन्ड्स। डिबेंचर्स के केस के अंदर बीच में पार्टी रहती है डिबेंचर ट्रस्टीज, वैसे ही डिपॉजिट के केस में भी रहता है डिपॉजिट ट्रस्टीज। हाँ मैंने उस दिन, सॉरी मैंने गलत बोला था। उस दिन क्या हो गया था, मुझे लगा था बॉन्ड्स के केस में एक्चुअली कोई बीच में पार्टी नहीं रहती है, बिकॉज जनरली बॉन्ड थोड़ा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहते हैं तो वो थोड़ा सिक्योर्ड माना जाता है, तो वो केस के अंदर उनके बीच में कोई पार्टी नहीं रहती है। लेकिन कंपनी के केस में जब कंपनी डिपॉजिट इशू करती है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट बांटती है या डिपॉजिट रिसीट बांटती है डिपॉजिटर होल्डर्स को, तो उनके बीच में भी एक मीडिएटर पार्टी रहती है। जैसे डिबेंचर के केस में डिबेंचर ट्रस्टीज रहता था, इसी केस के अंदर डिपॉजिट ट्रस्टीज रहता था। राइट। तो प्लीज उसको थोड़ा करेक्ट करवा देना। अच्छा आपने पास में जब अपन आगे रिस्पेक्टिव चैप्टर्स पढ़ेंगे ना बच्चों, अपन जैसा डिबेंचर्स के लिए एक सेपरेट स्पेशल चैप्टर है अपने पास में, तो उसके अंदर ये प्रोविजंस को अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। डिपॉजिट का एक अपने पास में एकदम स्पेशल चैप्टर है, शेयर्स के लिए अपने पास में एक स्पेशल चैप्टर है, अपन उसके अंदर पढ़ेंगे। राइट। डिविडेंड और इंटरेस्ट एक स्पेशल चैप्टर है कि उनको जो रिटर्न देने थे, तो उसमें तो पढ़ेंगे ही अपन, लेकिन अभी आपको बेसिक होना, क्लियर होना बहुत जरूरी था। राइट राइट, ओके ओके, यस सर। चलते अपन आगे। अच्छा अपने को याद है क्या अपने वहां तक कहाँ तक खत्म कर लिए थे? सर अपन ने शुरुआत किए थे अपन ने शुरुआत किए थे बॉन्ड्स डिपॉजिट से। डिपॉजिट के अंदर क्या इंक्लूड होता, क्या एक्सक्लूड होता, उसके बाद में आपने बताया था हमको सर बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के अंदर बॉन्ड्स के फीचर देख लेते। सर लास्ट लेक्चर में आप कुछ तो भी मुकेश अंबानी और मार्क जकरबर्ग के बारे में बताते थे, हाँ आपको याद है क्या वो? ठीक है, मैं आज इनफैक्ट अभी वो लेक्चर की शुरुआत मैं उसी से ही कर रहा हूँ। क्या हुआ था रिसेंटली, मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक लिमिटेड फॉर मार्क जकरबर्ग ने जियो लिमिटेड को, जियो प्राइवेट लिमिटेड को शेयर्स दिए, मतलब उसके शेयर परचेज किए और उनको पैसे दिए। माइनॉरिटी होल्डर्स बोल रहे हैं वो 9.9 के लिए उन्होंने कितने तो भी 45,000 की 48,000 करोड़ रुपए थे। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बट लेकिन ये 1000 करोड़ में कुछ तो बात है उनकी। ठीक है, उसके बारे में बताऊँ मैं आपको थोड़ा डिटेल में। मैं चाहता था कि आपको ये केस स्टडी समझ में आए। अपन बात का जो अभी अपने को टॉपिक पढ़ने का ना वो उसके बाद में पढ़ेंगे अपन। अभी पैसे बेसिकली अपन ये मुकेश भाई का दिमाग कैसे चला, अपने फॉरेन के लोगों को इंडिया के अंदर कैसे लाया उन्होंने, वो थोड़ा देखने वाला पॉइंट है। तो मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसके लिए क्या किया, एक पीपीटी बनाया है, थोड़ा एनिमेशन दिया है, सो दैट आपको एक अच्छे तरीके से व्यू है। मैं टॉपिक बाद में कवर करूंगा, आप पहले प्लीज इनकी स्टोरी समझो क्या हो रहा है। मैं मुकेश भाई को इंडिया के अंदर 5G नेटवर्क लाने थे। 5G नेटवर्क लाने के लिए आपको पता है क्या, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। सी पहले सबसे पहले 2G नेटवर्क था, 2G नेटवर्क से अपन शिफ्ट हुए 3G पे, 3G से शिफ्ट हुए 4G पे, 4G से अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है 5G। और 5G के लिए ना एडवांस टावर्स लगते हैं।
क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इस वजह से उन्होंने मोर टावर्स लगाने थे उनको, और मोर टावर्स लगाने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको पैसा ज़्यादा लगने वाला था। मैं वैसे तो इनका करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट था, लेकिन मैं एग्जाम्पल पर्पज के लिए ले रहा हूँ कि इनको सपोजिंगली 10 लाख रुपीज़ का पैसा लगना चाहिए था। तो मुकेश भाई एक दिन ये बारे में सोच रहे थे कि यार ज़्यादा टावर लगाने हैं, ज़्यादा टावर लगाने हैं तो ज़्यादा कैश चाहिए। तो वो एक बार बात कर रहे थे मुझसे, मुझे पूछे, बोले मदन जी हमारे पास में हमको 5G नेटवर्क खड़ा करने के लिए ज़्यादा टावर खड़े करने के हैं, और ज़्यादा टावर खड़े करेंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? बोला आपको कितना चाहिए? बोले सर 10 लाख रुपए चाहिए। और बोला एक काम करो ना, आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोलो, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसे ले लो। बोले ठीक है। मैं उनके पास में क्या था, उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए दिए, अभी भी मेरे को और 8 लाख रुपए चाहिए। बोले अरे यार 8 लाख रुपए और चाहिए। वैसे ये फिगर करोड़ों में थी, हाँ मैं सिर्फ सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए ले रहा हूँ कि उनको टोटल 10 लाख रुपए चाहिए थे मोर टावर्स खड़े करने के लिए और स्पेक्ट्रम को परचेस करने के लिए। और मैंने उनको पहले बोला कि आप इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर से लो। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स ने क्या किया, जो इंडिया के लोग थे उन्होंने इक्विटी शेयर्स थे, वो इक्विटी शेयर्स ने और प्रेफरेंस शेयर्स ने टोटल उनको पैसे दिया 2 लाख रुपए, अभी भी 8 लाख नहीं मिले थे। उस वजह से मुकेश अंबानी बहुत सैड थे। क्या हुआ, मेरे को पूछे, बोले आपके पास में कोई अदर ऑप्शन है? बोला मुकेश भाई आपके जो बेस्ट फ्रेंड है यूएसए के, मार्क जकरबर्ग, फेसबुक कंपनी दुनिया जानती है उनको, उनके पास में कितना ज्यादा कैश रिजर्व है, कितना ज्यादा कैश रिजर्व है। अच्छा, एक रिसेंटली एक स्टडी आई थी, अब सी ना कि एंटरप्रेन्योर्स कितने बड़े लेवल पे स्केल अप कर लेते हैं। थोड़े टाइम पहले ऐसा एग्जांपल सुनने में आया था कि जितना कैश रिजर्व एप्पल कंपनी के पास में है, एप्पल कंपनी के में जितना कैश रिजर्व है उसका अगर प्रोपोर्शन देखेंगे वो 2/3 ऑफ कैश रिजर्व अवेलेबल विद यूएसए गवर्नमेंट है। मतलब टोटल यूएसए गवर्नमेंट का जितना भी कैश रिजर्व होगा उसका 2/3 हिस्सा सिर्फ इसके पास में, किसके पास में? एप्पल कंपनी का। उनके पास आप सोचो कैश कितनी सारे है, कितने बड़े लेवल पे करे हुए। अच्छा, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है उनको, बहुत थोड़ा टाइम पीरियड के अंदर ही, मतलब ये मैकेंटॉश जब उन्होंने लाए थे आई थिंक 1990 से लेकर 2000 के बीच की बात है, आज 20-25 साल हुए हैं, देखो कंपनी कहाँ चली जा रही। लेकिन प्रोवाइडेड उन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत डिलीवर किया, ठीक है। नेवरदलेस आज फेसबुक की बात करते हैं, मैं उनको बोला, बोला आप एक काम करो, आप आपके दोस्त है जो फेसबुक मार्क जकरबर्ग है, आप उनको क्या बोलो, मतलब मार्क जकरबर्ग आप हमको पैसे दो। ये कौन बोल रहा है? मुकेश अंबानी बात कर रहे हैं, किसके साथ में? मार्क जकरबर्ग के साथ में। मुकेश अंबानी बात कर रहे हैं मार्क जकरबर्ग के साथ में कि आप हमको पैसे दो। ठीक है, मार्क के पास में, फेसबुक के पास में बहुत पैसे है, उन्होंने 8 लाख रुपए दिए, उसके बदले में मुकेश अंबानी ने उनको शेयर सर्टिफिकेट दिए। ठीक है, मैंने उनका ऐसा प्रपोर्शन दिया कि मतलब आप क्या करो मुकेश भाई, आप शेयर सर्टिफिकेट दो मार्क जकरबर्ग को, फेसबुक कंपनी को, और फेसबुक कंपनी आपको कैश देंगी। बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोला क्यों नहीं कर सकते? बोले देखो मेरी कंपनी के शेयर्स कहाँ पे लिस्टेड है? मैं बोला इंडिया के अंदर। बोले बाइंग और सेलिंग इजीली इंडिया के अंदर पॉसिबल है कि फॉरेन के अंदर पॉसिबल है? बोला इंडिया के अंदर पॉसिबल, बिकॉज आपके शेयर तो इंडिया में लिस्टेड है, तो आपके शेयर्स को अगर बाय और सेल करने का है तो वो तो इंडिया में इजीली पॉसिबल होगा। बोले मार्क जकरबर्ग को मेरे से वो शेयर परचेस कर लेगा, आगे जाके भविष्य में उसको बेचने का है तो उसको तकलीफ कितनी होंगी? बोले तकलीफ क्यों होंगी? बोले मेरे शेयर वहां पे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। मतलब मार्क जकरबर्ग के पास में कितने शेयर्स है और उसको बेचने के नहीं बेचने के आम जनता को पता चलेगा क्या? नहीं। अगर सपोजिंगली जो यूएसए के लोग हैं, यूएसए के लोगों को अगर सपोजिंगली ये जियो कंपनी के शेयर्स परचेस करने के हैं तो क्या मार्क जकरबर्ग उनको शेयर बेच पाएंगे क्या? नहीं, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं ना कि मार्क के पास में पैसा है और मार्क इच्छुक है कि मुझे मेरे शेयर बेचने के हैं। पक्का उसको वहां पे बायर्स ही नहीं मिलेंगे ना। क्यों? बिकॉज वहां पे शेयर्स लिस्टेड ही नहीं है। पॉइंट समझेगा? मैं बार बार लिस्टेड क्यों बोल रहा हूँ? द थिंग इज, जब भी कोई कंपनी के कोई स्टॉक मार्केट पे अपने शेयर लिस्ट करवाते हैं तो उसकी बाइंग और सेलिंग बहुत इजीली पॉसिबल होती है बच्चा। पक्का पक्का। और सिंस जियो कंपनी के शेयर इंडियन मार्केट में लिस्टेड है, फॉरेन मार्केट पे लिस्टेड नहीं है, तो जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर है, ये केस के अंदर मार्क जकरबर्ग, जब उनको उनके शेयर्स बेचने रहेंगे तो उनको तकलीफ होती है। हाँ, बोले फिर मेरी दोस्ती तो खराब हो जाएंगी ना, बिकॉज आज मेरे को मार्क पैसे दे देंगे, फेसबुक कंपनी आज मेरे को पैसे दे देंगे, बाद में फेसबुक कंपनी को जब ये शेयर बेचने रहेंगे तो वो बिकेंगे नहीं, और बिकेंगे नहीं तो उसको क्या हो जाएगा, यार मुकेश अंबानी ने मेरे साथ में कुछ तो भी जुगाड़ किया, फ्रॉड किया। वैसे नहीं होना चाहिए। तो बोले मैं वैसे नहीं चाहता। बोला अभी एक काम करते मुकेश भाई, मैं आपको कुछ और एक बात पूछना चाहता हूँ। बोला आपको बुरा नहीं लगना, आपने 12th की थी क्या? बोले आप क्या पूछ रहे? बोले मतलब सच्ची सच्ची बताओ, आपने 12th की थी क्या? बोले क्यों? बोले आपको अभी बताता मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। मार्क जकरबर्ग को मैंने मुकेश भाई को बोला आप मार्क को डायरेक्टली शेयर्स मत दो। बोले ठीक है नहीं दूंगा। बोला आप क्या करो, आप बैंक ऑफ अमेरिका को पकड़ो जो अमेरिका में स्टेब्लिश्ड है, आप बैंक ऑफ अमेरिका को पकड़ो और बैंक ऑफ अमेरिका को बोलो कि वो आपको पैसे देंगे। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने मुकेश भाई को 8 लाख रुपए दिए। ऑन द कॉन्ट्ररी मुकेश अंबानी ने बैंक ऑफ अमेरिका को शेयर सर्टिफिकेट दिए। तो जो पहले मुकेश अंबानी इनको देने वाले थे,
इनको ना डायरेक्टली ना देते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका को शेयर सर्टिफिकेट दिया और बैंक ऑफ अमेरिका ने मुकेश अंबानी को क्या दिया, पैसे दे दिए। मुकेश अंबानी को पैसे चाहिए थे, मुकेश अंबानी को पैसे मिल गए क्या? यस सर। मार्क जकरबर्ग को कुछ भी नहीं मिला ना अभी तक। तो अभी अपन बैंक ऑफ अमेरिका क्या करेंगे, बैंक ऑफ अमेरिका के पास में एक पावर है, बैंक ऑफ अमेरिका जो भी शेयर सर्टिफिकेट उसके पास में आते हैं उसको वो कन्वर्ट करती है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। शेयर के जैसे एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो अपन खरीद के और बेच सकते हैं इजीली फॉरेन स्टॉक मार्केट के अंदर। बैंक ऑफ अमेरिका करेगा, जो जियो कंपनी के शेयर थे उसको कन्वर्ट करेंगी किसके अंदर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, एडीआर, एडीआर, हाँ एडीआर की बात कर रहा हूं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स के अंदर उसको कन्वर्ट करेंगे। और मार्क जकरबर्ग को अपन अभी बोलेंगे, मार्क जकरबर्ग को बोलेंगे कि आप बैंक ऑफ अमेरिका को 8 लाख रुपए दो। तो देखो बैंक ऑफ अमेरिका को उन्होंने 8 लाख रुपए दिए और बैंक ऑफ अमेरिका उनको शेयर सर्टिफिकेट देंगे कि एडीआर देंगी, एडीआर देंगी। अब आज क्या मार्क जकरबर्ग के पास में एडीआर आ गए क्या? यस। तो सर आगे चल के अगर मार्क जकरबर्ग को बेचने का है, देखो अरे आप सर आप यूएसए में चले गए, मैं 2 मिनट में बाजू हो जाता हूँ, आई थिंक सो, ठीक है 2 मिनट, 2 मिनट मैं बाजू होता हूँ। हाँ मैं बोल रहा हूँ, देखो आप, अच्छा मैं नहीं भी दिखा तो आपको चलेगा। अब अगर मार्क जकरबर्ग को शेयर ट्रांसफर करने किसको, बैंक बाकी अमेरिका के लोगों को, तो वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू अपने शेयर्स को एडीआर को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मार्क जकरबर्ग क्या करेंगे, अमेरिका के लोगों से पैसे लेंगे और उनको अपने एडीआर ट्रांसफर करेंगे। क्या हुआ बेटा, एक बात समझो आप, अगर मुकेश अंबानी डायरेक्टली अपने शेयर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट करते थे ना, तो उनको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस से, एनवाईएसई क्या है, स्टॉक एक्सचेंजेस है जो न्यूयॉर्क में है, मतलब अमेरिका में। देखो जो इंडिया के स्टॉक मार्केट है जैसा मुंबई स्टॉक एक्सचेंजेस और नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस, बीएससी, एनएससी, आपने नाम सुना होगा। वैसे क्या सेम शेयर मार्केट फॉरेन में भी रहते हैं क्या? यस, लेकिन उनका नाम अलग रहता है। तो जो न्यूयॉर्क में है उसका नाम है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अब वहां पे जो उनकी कंपनी के शेयर बाइंग और सेलिंग होती है, हर स्टॉक एक्सचेंजेस पे जो कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड है वो कंपनीज को उनकी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, कंप्लाई करना पड़ता है। जैसा जियो कंपनी के शेयर अगर मुंबई स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के सारे नियम और कानूनों का पालन जियो लिमिटेड को करना पड़ेगा, ये कंपलसरी कंडीशन रहती है। वैसे ही अगर मुकेश अंबानी चाहे, अगर मुकेश अंबानी को मुकेश अंबानी को 2 मिनट, मुकेश अंबानी को अगर अपने शेयर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिफ्ट करवाने के, तो क्या उनको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस की भी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो मुकेश अंबानी को बहुत फॉरेन कंट्री से पैसा लगाने का है तो बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंजेस की कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो केस के अंदर उनके लिए तो कितना डिफिकल्ट हो जाएंगे सबकी कंडीशन फॉलो करना। तो इस वजह से उन्होंने एक न्यू कंसेप्ट लाया, कंपनी एक्ट के, मतलब कंपनी एक्ट के अंदर नहीं आया एक्चुअली, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी मार्केट के अंदर एक न्यू कंसेप्ट आया, वो था एडीआर्स और जीडीआर्स का। एडीआर्स और जीडीआर्स के अंदर क्या करते हैं वो, कोई कंपनी अपने शेयर्स को कन्वर्ट करती है एडीआर्स और जीडीआर्स के अंदर। जैसा ये केस के अंदर मुकेश अंबानी ने अपने शेयर्स ट्रांसफर करे बैंक ऑफ अमेरिका को, और बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने वो जो शेयर्स थे उसको कन्वर्ट किया अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स के अंदर, और वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स को कहां पे लिस्ट किया पता है? ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस पे। इन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस पे उसको लिफ्ट करवाने के बाद में अब वो पब्लिकली ट्रेडेड हो गए, मतलब वो यहाँ पे ये स्टॉक मार्केट पे अभी लिफ्ट हो गए। सर अभी कंडीशन फॉलो नहीं करनी पड़ेगी क्या? अभी कंडीशन फॉलो करेंगी, लेकिन उसको बैंक ऑफ अमेरिका कंडीशन फॉलो करेगा, सारी की सारी बैंक ऑफ अमेरिका। क्या मुकेश अंबानी कंडीशन फॉलो करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या वो शेयर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिफ्ट होने के बाद में मार्क जकरबर्ग चाहे तो वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू इनको बांट सकता है क्या? बैंक ऑफ अमेरिका, क्या बोलते हैं, अमेरिका के लोगों को बांट सकता है क्या? यस। आपको पूरा का पूरा थिंग समझ में आया क्या मैं क्या बताना चाहता था? सर समझे तो सही, लेकिन एक बार आप हमारे लिए प्लीज एक बार रिपीट करो, ठीक है? क्या था, आप समझो एक बात को, हमारी कंपनी को क्या था, हमारी कंपनी को और पैसा चाहिए था। मैं वापस एक बार एग्जांपल लेता हूँ, हमारी कंपनी को और बहुत पैसा चाहिए था। क्यों? हमारी कंपनी मतलब मुकेश भाई की कंपनी को बहुत पैसा चाहिए था। कितना पैसा चाहिए था? 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए का मैंने पहला सोल्यूशन क्या दिया था कि आप इक्विटी शेयर होल्डर से ले लो। तो इक्विटी शेयर होल्डर ने ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा दिया था बच्चों? 2 लाख रुपए। बाकी का जो कैश था वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने उनको क्या सजेशन दिया था कि मतलब आपका जो एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड है मार्क जकरबर्ग, आप उसको बोलो, फेसबुक कंपनी का मालिक, आप उसको बोलो वो आपको पैसे देगा और
आप उसको शेयर सर्टिफिकेट दे देना। मुकेश भाई बोले मैं उसको शेयर सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। बोले अगर मैंने उसको मेरी कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट दिए तो आगे जाके जब उसको अपने शेयर्स को बेचना रहेगा, मुकेश भाई के मतलब जियो कंपनी के शेयर्स को जब बेचना रहेगा तो वो इजीली बेच पाएगा क्या फॉरेन के लोगों को, बैंक ऑफ अमेरिका के लोगों को? नहीं, सॉरी बैंक ऑफ अमेरिका पूरा अमेरिका के लोगों को वो शेयर्स बेच पाएगा क्या? नहीं, बिकॉज वो शेयर्स कोई भी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं थे। क्यों लिस्टेड नहीं थे? बिकॉज उनको सारे के सारी कंडीशन, जियो कंपनी को सारी की सारी कंडीशन वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की फॉलो करनी पड़ती थी। और एक कंपनी के लिए इतने सारे स्टॉक मार्केट की कंडीशन को फॉलो करना कितना डिफिकल्ट जाता है, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना कितना डिफिकल्ट जाता है। तो उनका एक क्या बोलते हैं अपन, शॉर्टकट निकाले। शॉर्टकट कैसे निकाले? कंपनी वाले क्या करते, अपने शेयर्स वो एक किसी बैंक को दे देते हैं जो फॉरेन में है, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, जैसे बैंक ऑफ न्यूयॉर्क हो गया, जैसा सिटी बैंक हो गया, है ना, पक्का पक्का, और हांगकांग शंघाई बैंक हो गया, एचएसबीसी बैंक है, ये अलग है, ये फॉरेन बैंक है। ये केस में क्या होता है, जो एक इंडिया की कंपनी है, ये इंडिया की कंपनी अपने शेयर वो फॉरेन की बैंक को देती है और उसके बदले में फॉरेन की बैंक उनको पैसे देती है। ये फॉरेन की बैंक क्या करती है, वो शेयर्स को कन्वर्ट करती है किसके अंदर, एडीआर के अंदर, और वो एडीआर को फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे जाके लिस्ट कर देती है, वहां पर रजिस्टर्ड कर देती है। अब वो कंडीशन फॉलो करने की जिम्मेदारी किसकी रहेंगी, बैंक ऑफ अमेरिका की रहेंगी, या जो बैंक ने कन्वर्ट करा है उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी क्या ये? अब वो क्या करेंगे, ये लोग ये बैंक ऑफ अमेरिका को पैसे देते हैं, पैसे देने के बाद में ये उनको एडीआर देती है, पक्का पक्का, और ये शेयर्स को, ये एडीआर को लिस्ट करवा दिया जाता है फॉरेन स्टॉक मार्केट पे। ये फॉरेन स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होने के बाद में वो इजीली बाइंग और सेलिंग हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर देखो एडीआर जा रहा है, मैंने शेयर सर्टिफिकेट नहीं बोला, दिखता वैसे ही है लेकिन एडीआर उसको नाम दिया हुआ है। आपको पॉइंट समझा क्या, कैसे आपको समझा क्या कि ये फॉरेन की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कैसी आती है? पक्का पक्का, एकदम क्लियर कट, पक्का। एक बार पूरे के पूरे पॉइंट्स को एक बार का रिकॉल करो मन में। 2 मिनट में रिक्वेस्ट करो सारे बच्चों को, आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर दो और वापस से एक बार सोचो कि सर ने क्या क्या बोला है, और उसके बाद में मैं पूरा क्लियर करता हूँ, और मतलब मैं आगे का पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, पक्का। प्लीज आप रुकाओ यहाँ पे और एक बार का जो आप अपने आप से बात करो, आपको ये पॉइंट पूरा अच्छी तरीके से क्लियर कट समझ में आ जाएगा। पक्का पक्का, जो पॉइंट पे आप अटकेंगे ना कि यार सर ने वो टाइम पे क्या बोला था, तो वापस एक बार वीडियो को देख लेना। पक्का पक्का, मैं चलूँ आगे। एडीआर और जीडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, पक्का पक्का, यस सर। चलो आगे, अभी अपन पढ़ेंगे ये टॉपिक के अंदर क्या होता है, पहले पढ़ते हैं। इन इंडिया द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन वेरियस स्टॉक एक्सचेंजेस। बोले इंडिया के अंदर पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स रहते हैं वो अलग अलग स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड रहते हैं। जैसे आप बॉम्बे स्टॉक मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस पे उनके शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। क्या बुरा? बोले इंडिया के अंदर जो भी कंपनी, जो पब्लिक कंपनीज है, उनके शेयर अलग अलग स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड रहते हैं, राइट। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। With the adoption of free economic policy and due to globalization, some of the Indian companies shares, बोले इंडिया की कंपनी के, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, नहीं कि अपन आज, आप मेरे को बात बताओ, सपोजिंगली चाइना से आपको, चाइना से, अभी चाइना से अपन वैसे बुला रहे नहीं रहे, सपोजिंगली आपको अमेरिका से कोई मैकबुक बुलाने का है, एप्पल का मैकबुक बुलाने का। अब वो मैकबुक डायरेक्टली आप अमेरिका से भी बुला सकते हो। वाई इट इज पॉसिबल? एक कंट्री दूसरी कंट्री से माल खरीद के और बेच सकती है। इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। और ये फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है? फ्री इकोनॉमिक मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री को पैसे दे सकती है उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, फ्री इकोनॉमिक मतलब ऐसे इकोनॉमी को अपन बढ़ावा देने के लिए उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करे हुए। जैसा गवर्नमेंट ना टाइम टू टाइम अलग अलग रेगुलेशन ला सकती है। कैसे रेगुलेशन कौन से रहेंगे? जैसा कोई भी फॉरेन बैंक चाहे तो इंडिया की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, कोई फॉरेन का इन्वेस्टर इंडिया की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। सर एक आधा एग्जांपल दो। आपको ओयो कंपनी पता है? यस, उसके अंदर ना बहुत अच्छा वाला परसेंटेज स्टेक सॉफ्ट बैंक ने एक्वायर करके रखे हुए है। सॉफ्ट बैंक एक्चुअली बैंक नहीं है, एक वेंचर कैपिटलिस्ट है। और इज दिस मीन वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है? जब भी आप कोई स्टार्टअप करोगे ना चालू, तो स्टार्टअप चालू जब करते हैं अपन, तो अपने पास में बैंक वाले पैसे नहीं देते, अपने को पैसे देते नहीं, बिकॉज अपना आइडिया फेल हो गया तो फिर बैंक के तो पैसे डूब जाएंगे, है ना। ठीक है, तो वो केस के अंदर ना थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट अपने को पैसा देता है, नवी आइडिया के लिए पैसा देता है, उनको अगर अच्छा लगी आपकी आइडिया तो, और आप उनको फिर रिटर्न देते हो, उनको कोई एक परसेंटेज ऑफ ओनरशिप दे देते हो। जैसा मैंने मेरे 10% शेयर्स के लिए सॉफ्ट बैंक को बोला आप मुझे 2 करोड़ रुपए दो, आप मेरे अंदर 10% के शेयर्स में आपको दे देते हो। ऐसे करते हैं, उसको वेंचर कैपिटल बोलते हैं। तो ओयो कंपनी के अंदर फॉरेन की सॉफ्ट बैंक ने इन्वेस्ट किया, उसका नाम है सॉफ्ट बैंक। जापानीज इन्वेस्टर है एक्चुअली वो, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, वो खुद पैसे लगाते हैं दूसरी अलग अलग स्टार्टअप्स के अंदर पैसे लगाते हैं। और उनका बहुत जगह पे पैसे लगे हुए हैं, जैसा पेटीएम के अंदर पैसे लगे हुए हैं, जैसा ये क्या नाम है इसका,
ओला ओला उबर के अंदर मुझे नहीं पता एक्चुअली, ओला के अंदर पता है, ये इसके अंदर लगे हुए हैं, क्या नाम है इसका, ओयो के अंदर लगे हुए हैं। बहुत सारी कंपनीज के एक्चुअली उसके अंदर पैसे लगे हुए हैं। उसका काम ही वो है कि वो अलग अलग पैसे लगा के मतलब स्टार्टअप्स को पैसे देते रहते हैं और उनसे पैसे रिटर्न में कमाते रहते हैं। यस, मैं आपको जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना थोड़ा टाइम, अभी तो टॉपिक बीच में मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा मैं, लेकिन आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम चलती कैसी है मैं उसके बारे में आपको एक थोड़ा सा ग्लिम्स बताऊंगा कि यार ये इकोनॉमिक चल कैसी है, स्टार्टअप इकोनॉमी, और वर्ड कितना अट्रैक्टिव हो गया आजकल की तारीख में स्टार्टअप, उनके हाथ में पैसा कहाँ से आता है, कंपनी स्टार्ट कैसे करते हैं, वो सबके बारे में, लेकिन एक लेटर स्टेज के अंदर, राइट। ओके, तो अब क्या बोल रहा है, विद द एडॉप्शन ऑफ फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन सम ऑफ द इंडियन कंपनीज शेयर आर आल्सो लिस्टेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। बोले ग्लोबलाइजेशन की वजह से, फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से इंडियन कंपनी के शेयर लिस्टेड है, कहां पे लिस्टेड है, फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज पे। सर एक आधा एग्जांपल दो, जैसा टाटा कंपनी के शेयर लिस्टेड है, इन्फोसिस, इन्फोसिस नाम सुना है आपने, इन्फोसिस के शेयर नेस्डैक पे लिस्टेड है। जैसे मैंने एनवाईएससी बोला था ना, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वैसे ही एक नेस्डैक करके भी एक स्टॉक एक्सचेंज है, फॉरेन का स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे इन्फोसिस कंपनी के शेयर लिस्टेड है। बहुत सारी कंपनी जिनके शेयर लिस्टेड है, इनफैक्ट आई थिंक रिलायंस की भी है, ठीक है, traded on the foreign stock exchanges like New York Stock Exchanges और National Association of Security and Dealers Automated Quotation, ये NASDAQ के बात है बोला था मैंने। बोले ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन कंपनी के शेयर फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। टू लिफ्ट द शेयर ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज, बोले अपने शेयर ये फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज पे लिफ्ट करवाने के लिए द कंपनी हैव टू कंप्लाई द पॉलिसीज ऑफ दो स्टॉक एक्सचेंजेस। मैंने बोला नहीं था क्या, मैंने मुकेश भाई को बोला आप आपकी कंपनी के शेयर फॉरेन के स्टॉक, आपकी कंपनी के शेयर फॉरेन स्टॉक मार्केट पे लिफ्ट करवा दो। बोले मंदानी जी मैं नहीं कर सकता, कारण क्या है, मेरे को सारी की सारी कंडीशन उनकी फॉलो करनी पड़ेगी। तो इस वजह से उन्होंने बोला, बोले मैं डायरेक्टली तो नहीं कर सकता बिकॉज मेरे को सारी की सारी कंडीशन, बोले मैं रूल्स एंड रेगुलेशन के झमेले में नहीं पड़ना चाहता, ठीक है, लेकिन अगर आपको लिफ्टेड करवाना है तो आपको उनके रूल्स एंड कंडीशन को फॉलो करना ही पड़ेगा। द पॉलिसीज रूल्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिसीज ऑफ द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। जो उनके रूल्स रहते वो अलग रहते इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस के। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया मना करता है और उनका स्टॉक एक्सचेंज बोलता है हमको चलता है। अब किसकी सुनना किसकी नहीं, तो एक बहुत क्या बोलता है डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, राइट। आपको तीनों पॉइंट चार पॉइंट समझ में आया क्या सर, यहाँ पठाओ बोला। अब एक बार देखो कि इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 2 मिनट में मैं सिर्फ पानी भी लेता हूं, आप जब तक ये पॉइंट को देखो। सॉरी, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया की कंपनी को अगर फॉरेन के स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होने का तो उनकी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी क्या, बिल्कुल। तो फॉलो करना डिफिकल्ट होता है क्या, बिल्कुल डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सारे इतने सारे कंपनी, जैसा सर सिर्फ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे तो लिस्ट करने का है, ऐसा मैंने कहा बोला। अबू धाबी के अंदर भी, दुबई के अंदर भी स्टॉक एक्सचेंजेस है, उनकी भी कंडीशन फॉलो करो। चाइना के अंदर भी स्टॉक एक्सचेंज है, उनकी भी कंडीशन फॉलो करो। पैसा तो कहां से भी आ सकता है ना, सिर्फ बोले सर ये केस में तो सिर्फ अमेरिका से आ रहा था ना, तो आप सिर्फ अमेरिका, बेटा सिर्फ अमेरिका से पैसे नहीं ले रहे अपन, हम न्यूयॉर्क से भी मतलब इधर से भी पैसे ले सकते हैं, चाइना से भी पैसे ले सकते हैं, हम दुबई से भी पैसे ले सकते हैं। तो अभी ये जियो कंपनी के अंदर ना बहुत अलग अलग टाइप के कैपिटल, अलग अलग इन्वेस्टर ने पैसा लगाया हुआ है, तो बहुत बड़ी गेम खेला उसने एक्चुअली, ठीक है। द पॉलिसी एंड द रूल्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज आर डिफरेंट, बोले उनके स्टॉक एक्सचेंजेस के कंडीशन डिफरेंट रहते हैं। दूसरा, देयरफॉर दोस इंडियन कंपनीज व्हिच कैन नॉट बी लिफ्टेड देयर शेयर डायरेक्टली ऑन द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस गेट लिफ्टेड इनडायरेक्टली थ्रू एडीआर और जीडीआर। बोले जो कंपनी अपने शेयर को डायरेक्ट फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिफ्ट नहीं करवा सकती, वो इनडायरेक्टली एक शॉर्टकट के थ्रू लिफ्ट करवाती है बाय मींस ऑफ एडीआर और जीडीआर। पक्का पक्का मैं वापस के पॉइंट को लिफ्ट करवाता हूं। इंडियन कंपनी के जो शेयर्स है वो इंडियन स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, बरोबर। इंडियन स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होने की वजह से क्या होता है, उनकी बाइंग और सेलिंग इंडिया में इजीली पॉसिबल होती है और ये कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा भी इंडिया से मिलता रहता है। लेकिन अगर सपोज अपने को फॉरेन कंट्रीज से भी पैसा लेने का है तो अपने को अपने शेयर्स उनके स्टॉक मार्केट पे लिफ्ट करने पड़ते हैं, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, अगर उनके स्टॉक मार्केट पे लिफ्ट करेंगे तो उनकी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा और उनकी कंडीशन और अपने इंडियन स्टॉक मार्केट कंडीशन दोनों अलग अलग होती है। तो जो कंपनी जो डायरेक्टली कोई फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज पे लिफ्ट नहीं करती है बिकॉज ऑफ ऊपर वाला रीजन कि हमारी कंडीशन और उनकी कंडीशन अलग अलग, हमारे रूल्स और उनके रूल्स अलग अलग रहते हैं, वो इनडायरेक्टली करती है। इनडायरेक्टली बच्चा कैसे करती है, बाय इशूइंग ADR, by issuing GDR. Okay, sir. समझा? Yes, sir. The ADRs and GDRs are dollar euro denomination instrument traded in USA and Europe stock exchanges. ये क्या बोल रहा है, ये डॉलर और यूरो क्या बोल रहा है, जैसे आपको अभी कोई शेयर परचेस करना है तो आप रुपए देते, आपको एक शेयर सर्टिफिकेट देते। फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर आपको कोई
एडीआर परचेस करने का है, तो आपको उनको डॉलर्स देना पड़ेगा और आपको वो एडीआर देंगे। जैसा मेरे को एक बात बताओ, जियो कंपनी के पास में इंडियन रुपीज रहेगा कि क्या बोलते हैं यूएसए का डॉलर्स रहेंगे? सर यूएसए की गवर्नमेंट का डॉलर है तो उनके पास में डॉलर्स करेंसी होंगे ना, उनके पास में खुद के जेब में पैसे कौन से डॉलर्स रहेंगे कि रुपए रहेंगे? डॉलर्स रहेंगे, तो वो उनके डॉलर्स देते हैं और जो शेयर की जो वैल्यू रहेंगी वो भी डॉलर्स में रहती है, इंडियन रुपीज में नहीं रहती, वो डॉलर्स में रहती है। ओके ओके, रुको रुको रुको, हमने बैंक ऑफ अमेरिका को हमारे शेयर्स दिए थे, वो शेयर रुपए में थे, मतलब हाँ बैंक ऑफ अमेरिका ने भी हमारे को पैसे रुपए में दिए थे, बिल्कुल। अब बैंक ऑफ अमेरिका तो एक बैंक है ना यार, वो रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना जानती है और वो शेयर को भी डॉलर्स में कन्वर्ट करना चाहती है एडीआर के अंदर। अच्छा, ओके ओके, तो वो पहले जियो कंपनी को रुपए में पैसे देंगी और जो उनके पास में शेयर सर्टिफिकेट है वो शेयर सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करेंगे एडीआर के अंदर, जो शेयर सर्टिफिकेट रुपीस में थे उनको डॉलर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, समझा समझा समझा, पक्का समझा क्या आप? ये बोले डॉलर्स और यूरो डिनोमिनेशन मतलब क्या, उनकी जो वैल्यू, उनकी जो कीमत रहेंगी वो डॉलर्स में रहेंगी, वो यूरो पाउंड्स में रहेंगी। पक्का पक्का, ये करेंसीज हैं, डॉलर्स बोले तो उधर की करेंसी है, यूरो बोले तो उधर की करेंसी है, करेंसी जैसे अपने इधर रुपया चलता उधर डॉलर्स चलते। हाँ ना सर, पता है हमको, ठीक है। अच्छा आपको लिखना होगा क्या पॉइंट, आप लिख लो एक बार, मतलब जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे तो उसको एक बार लिख लो। लिखा क्या बच्चों? हाँ सर, लिखा लिखा। चलो क्या मैं आगे? आओ सर, 2 मिनट, मैं इसको सिर्फ ये कर लेता हूँ। आप पूरे के पूरे पॉइंट को देख लो एक बार, सारे के सारे पॉइंट्स को। ठीक है, पक्का पक्का, यस सर। चलो मैं आगे, यस, चलते अपन आगे। अब इंडियन कंपनी इश्यू द शेयर टू इंटरमीडिएटरी कॉल्ड डिपॉजिटरी लाइक बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप एक्सेट्रा एज फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक। बोले इंडियन कंपनी अपने शेयर वो डिपॉजिटरी, बैंक ऑफ अमेरिका को इसमें डिपॉजिटरी नाम थी, बोले इंटरमीडिएटरी एक बीच का दलाल जैसे बोल सकते हैं अपन, दलाल दलाल बोलना गलत रहे लेकिन इंटरमीडिएटरी वो मीडिएटर पर्सन है। क्या बोल रहा है, बोले इंडियन कंपनी अपने शेयर डिपॉजिटरीज को देती है, वो इंटरमीडिएटरी को देती है, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था मुकेश अंबानी ने जियो कंपनी ने किसको शेयर दिए थे, किसको दिए थे, बैंक ऑफ अमेरिका को, या फॉरेन डिपॉजिटरीज को बोलते हैं। और दिस डिपॉजिटरी बैंक इश्यूज एडीआर जीडीआर टू द इन्वेस्टर अगेंस्ट दिस शेयर, उसको कन्वर्ट किया था क्या, जो शेयर्स को कन्वर्ट किया था क्या एडीआर और जीडीआर के अंदर, और वो एडीआर और जीडीआर दिए थे क्या, बिल्कुल दिए थे। दिस डिपॉजिटरी बैंक्स कन्वर्ट दिस इशू इनटू एडीआर एंड जीडीआर टू इन्वेस्टर अगेंस्ट दिस शेयर्स, उसको कन्वर्ट करते हैं। द एडीआर एंड जीडीआर रिप्रेजेंट अ फिक्स नंबर ऑफ शेयर। वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने टच नहीं किया था, अभी बोलता हूँ आपको। जैसा मुकेश अंबानी ने टोटल सपोजिंगली 100 शेयर दिए थे, हाँ ऐसा तो ना रहता सर, आपको मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने अपने 100 शेयर दिए थे, किसको किसको, बैंक ऑफ अमेरिका को। बैंक ऑफ अमेरिका क्या करती, वो 10 शेयर्स को एक बंडल बनाती और उसके अगेंस्ट में एक एडीआर इशू करती है। ओके, रुको 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 सर, क्या करा जियो बैंक ऑफ अमेरिका ने, क्या किया, जितने भी शेयर्स थे ना वो शेयर्स को एक ग्रुप किया, 10 लोग 10 शेयर्स का एक ग्रुप किया और उसका एक एडीआर इशू किया। तो वो बोले एक फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स को मर्ज किया जाता है, कंबाइन किया जाता है और उसके अगेंस्ट में एक एडीआर दिया जाता है। तो कंपनी बैंक ऑफ अमेरिका कितने एडीआर देंगी, जितने भी उनके पास में 100 शेयर्स के 10 टुकड़े करेंगे तो 10 एडीआर जनरेट हो जाएंगे। पक्का पक्का, यस सर। These ADRs are sold to the people in the foreign country. जो ADR देते थे वो ADRs को क्या फॉरेन के लोगों को बेचा जाता है क्या, सेलिंग मतलब उनको बेचा जाता है और उसके बदले में, जैसे मार्क जकरबर्ग को अपन ने ADR दिए और मार्क जकरबर्ग ने हमको कैश दिए, राइट, यस, ठीक है। दूसरा, द ADRs आर ट्रेडेड लाइक अ रेगुलर शेयर एंड दिस आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोल रहा है, बोले ये वाले कंपनी के जो एडीआर थे वो एडीआर को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिफ्ट किया जाता है और ये स्टॉक एक्सचेंजेस पे वो बाइंग और सेलिंग वो एडीआर और जीडीआर की इजीली होती है, बहुत इजीली होती है। पक्का, द प्राइस फ्लक्चुएशन डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। जैसे अपने इंडियन मार्केट में जो शेयर्स की प्राइस और ऊपर नीचे होती थी, वैसे ही एडीआर की भी प्राइस ऊपर नीचे होती है क्या, बिल्कुल होती है। सर समझ में आ गया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप क्या बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, आपने सपोजिंगली मेरी कंपनी के शेयर परचेस करे हुए हैं, आपने मेरी कंपनी को पैसे दिए हुए हैं, मैंने आपको उसके बदले में क्या दिया हुआ है, सर शेयर सर्टिफिकेट, बरोबर है। अभी सपोजिंगली मेरी कंपनी जब प्रॉफिट कमाएंगी तो मैं आपको प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, कहाँ सर, डिविडेंड देंगे। तो ये केस के अंदर जब मुकेश भाई ने बैंक ऑफ अमेरिका को अपने शेयर्स दिए हैं और बैंक ऑफ अमेरिका ने इनको पैसे दिए हैं, अब ऑब्वियस सी बात है मुकेश अंबानी की कंपनी जियो लिमिटेड पैसे कमाएंगी, कैश कमाएंगी,
कैश क्या प्रॉफिट, जो प्रॉफिट रहेगा वो बांटेंगे क्या डिविडेंड? बिल्कुल बांटेंगे। तो क्या ये प्रॉफिट का हिस्सा बैंक ऑफ अमेरिका को भी देंगे क्या? बिल्कुल देंगे, अपन डिविडेंड देंगे। और अब मेरे को एक बात बताओ, बैंक ऑफ अमेरिका क्या वो डिविडेंड का हिस्सा अपने पास में रखेंगी कि जो जो भी जिसके पास में भी एडीआर और जीटीआर बांटे हुए उनको बांटेंगी? जिसके पास में एडीआर और जीटीआर उनको बांटेंगी। सर आराम से बोलो, रुको एक बात बताओ, अगर कंपनी ने अपने शेयर्स को बांटा है और वो शेयर्स के अगेंस्ट इनकम होती है तो इनकम को भी बांटते क्या अपन? जैसे आपने मेरे को पैसे दिए थे, मेरी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट को भी मैं आपके बीच में बांटता क्या डिविडेंड के नाम पे? यस। तो क्या जियो कंपनी को भी प्रॉफिट होगा और जियो कंपनी को भी प्रॉफिट बांटेंगे क्या? बिल्कुल। वो प्रॉफिट के अंदर किसको किसको पैसे देंगी? जिसके पास में भी कंपनी के शेयर्स है। अब कंपनी के शेयर्स किसके किसके पास में? आम जनता के पास में और बैंक ऑफ अमेरिका के पास में। अब बैंक ऑफ अमेरिका पास में अपने अपने शेयर है, तो क्या अपन जियो कंपनी उसका जो डिविडेंड है वो भी बैंक ऑफ अमेरिका को देंगी क्या? बिल्कुल। अब क्या बैंक ऑफ अमेरिका वो वाले खुद के पास में रखेंगी कि उसका डिविडेंड का हिस्सा मार्क जकरबर्ग को या जो और जिसके पास में एडीआर और डीडीआर उसको देंगे? बिल्कुल देंगे। सर फिर ये पूरा का पूरा बांट देंगे तो बैंक ऑफ अमेरिका को फायदा क्या है? बैंक ऑफ अमेरिका बीच में कमीशन खाती है। पॉइंट समझा क्या? जब वो शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है उसमें कमीशन होता है, जब डिविडेंड बांटते हैं उसमें कमीशन होता है, तो ये सारे के सारे पार्ट्स में बीच में कमीशन लेती है। पक्का? यस। बोथ एडीआर एंड डीडीआर आर डिपॉजिटरी रिसीट्स। ये क्या है? जैसे बस एक प्रूफ ऑफ ओनरशिप है कि जो कंपनी के अंदर आपने एडीआर परचेस करके रखे हुए तो उसके एडीआर ऐसा रिसीट देते हैं, नाम ही वैसा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। मैंने डिपॉजिट्स के अंदर बोला था आपको डिपॉजिटरी रिसीट देती है, ये बोले अमेरिका की डिपॉजिटरी रिसीट्स है, राइट? बट ओनली डिफरेंस इज द लोकेशन वेयर दे आर ट्रेडेड। यस सर, हमारे को क्वेरी है। क्वेरी क्या है सर? एडीआर का मतलब और जीडीआर का मतलब आपने बोल दिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना। सिंपल सा एक ही फर्क है, अगर अमेरिका के अंदर वो डिपॉजिटरी रिसीट दी जा रही है तो उसको बोला जाएगा अमेरिका डिपॉजिटरी रिसीट। क्या बोला मैंने? अगर आपने कोई बैंक ऑफ अमेरिका जैसी, मतलब अमेरिका के अंदर कोई बैंक को आपने शेयर दिए और वो अगर आप उसको कन्वर्ट करिए कोई डिपॉजिटरी रिसीट्स के अंदर, वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स में कन्वर्ट करेंगे। अमेरिका कंट्री को छोड़ के, अमेरिका को छोड़ के बाकी कोई भी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री के अंदर अगर शेयर्स को कन्वर्ट किया जा रहा है तो जिसमें कन्वर्ट होंगे उसको बोला जाएगा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। अच्छा, अमेरिका के अंदर अगर वो बाइंग और सेलिंग हो रही है ना डिपॉजिटरी रिसीट्स की, तो उसको बोला जाता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अमेरिका के अलावा बाकी कोई भी कंट्री, जैसे जापान होगी, जैसे ताइवान होगी, जैसे चाइना होगी, जैसे सऊदी अरब होगी, एक इधर की अरेबिक कंट्री सारी होगी, अफगानिस्तान होगी, नेपाल होगी, भूटान होगी, वहां पे अगर उनके स्टॉक एक्सचेंज पे बाइंग और सेलिंग हो रही है कोई शेयर्स की, मतलब वो डिपॉजिटरी रिसीट्स की, तो उसको नाम दिया जाएगा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। बाकी इनको क्या नाम दिया जाएगा? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, जो अमेरिका के अंदर बाइंग और सेलिंग हो रही है। पक्का पक्का? सर समझ में आया? पक्का? आप एक बार देखो सारे के सारे पॉइंट्स को देखो ना सर, आप बाजू हटो ना। देखे क्या आपने बच्चों? यस सर, देखिए, इफ द डिपॉजिटरी रिसीट इज ट्रेडेड इन यूएसए इट इज कॉल्ड एज, बोले अगर वो डिपॉजिटरी रिसीट अगर अमेरिका के अंदर चल रही है तो उसको क्या बोला जाएगा? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। बट इफ इट इज ट्रेडेड इन द कंट्री अदर देन यूएसए, यूएसए मतलब क्या? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन इट इज नोन एज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, जो मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया। नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस, जैसे मार्क जकरबर्ग, ये इंडिया का रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? वो इंडिया में रहता है कि इंडिया के बाहर रहता है? अमेरिका में रहता है। यस। एंड द फॉरेन नेशनल्स कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन द इंडिया, बोले जो फॉरेन के जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे? बाय परचेसिंग एडीआर एंड डीडीआर। दे कैन बाय एडीआर एंड डीडीआर यूजिंग देयर रेगुलर इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट। वो बोले अपने एडीआर और डीडीआर के परचेस करके वो बाइंग और सेलिंग इजीली कर सकते हैं। पक्का पक्का? द कंपनी पेज द डिविडेंड टू इन द होम करेंसी, जैसा इंडिया की जो जियो कंपनी है ये अपना डिविडेंड देंगी, काय में देंगी? रुपीज में देंगी। टू द डिपॉजिटरी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका को वो इंडियन रुपीज में डिविडेंड देंगी, एंड द डिपॉजिटरी बैंक कन्वर्ट्स इट इनटू द करेंसी ऑफ इन्वेस्टर एंड पेज द डिविडेंड। वेरी गुड। बोले अगर ये फॉरेन बैंक का जो बैंक ऑफ अमेरिका क्या काम है, इनको रुपीज में डिविडेंड आएगा और डिविडेंड बांटेंगे जब अपन, वो काय में बांटेंगे? डॉलर्स में बांटेंगे। वो कन्वर्ट करने का पावर काम किसका रहेगा? बैंक ऑफ अमेरिका का काम रहेगा। पक्का? यस सर। सर होगा क्या? बस इतना ही पॉइंट था, सीरियसली बोल रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। आपको एक बार का डबल से रिकॉल करो, लेकिन इस बार आप आपके मन में रिकॉल करो, ठीक है? आप करते क्या? 2 मिनट वीडियो को पॉज करना और एक बार वापस रिकॉल करना। मैं अच्छा एक काम करते हैं, मैं पहले एक बार का खत्म कर लेता टॉपिक को डबल से, एक बार आपने ये टॉपिक को यहाँ पे रुका लेना और एक बार का मन में रिकॉल करके देखना और ये पॉइंट डबल से पढ़ना, ठीक है? मैं एक बार डबल से बोलता। सर सी, मुकेश अंबानी को पैसे चाहिए थे, तो मुकेश अंबानी को पैसे वो
इंडिया के लोगों से पैसे लेने गया तो उनको 2 लाख रुपए मिले। मैंने उनको फिर सौरभ सर ने उनको एक एडवाइस दिया था कि आप फॉरेन के जो इन्वेस्टर है ना, जैसे फेसबुक फेसबुक कंपनी को बोलो आपको पैसे देंगी और आप उनके शेयर सर्टिफिकेट दे दो। मुकेश अंबानी बोले मैं डायरेक्टली उनको शेयर सर्टिफिकेट दूंगा तो वो धोखा हो जाएगा। धोखा क्यों हो जाएगा? बिकॉज आगे जाके जब फॉरेन के जो लोग हैं जो जिनसे पैसा लिया है उनको अगर ये शेयर्स को बेचना रहेगा तो वो बेच नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बेच पाएंगे? इजीली नहीं बेच पाएंगे। क्यों इजीली नहीं बेच पाएंगे? क्योंकि अपने शेयर्स तो उनके स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड ही नहीं है। अगर कोई शेयर को स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड रहता है तो उसमें बाइंग और सेलिंग इजीली पॉसिबल होती है। अपनी कंपनी के शेयर उनके स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं होने की वजह से, वहाँ के स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट नहीं होने की वजह से वहाँ पे बाइंग और सेलिंग इजीली पॉसिबल नहीं होंगी, बरोबर। तो अब भी अपन डायरेक्टली वहाँ पे लिफ्ट क्यों नहीं करवा रहे? बिकॉज उनके रूल्स और कंडीशन को फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो अपन डायरेक्टली वहाँ पे स्टॉक मार्केट की कंडीशन को फुलफिल कर नहीं सकेंगे, तो इस वजह से अपन इनडायरेक्ट वे में फॉलो करते हैं। इनडायरेक्ट वे में कैसे करते हैं? अपन अपने कंपनी, इंडिया कंपनी अपने शेयर किसी फॉरेन बैंक को देती है और वो फॉरेन बैंक इंडिया कंपनी को पैसे देती है। वो फॉरेन बैंक के पास में एक पावर है, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका के पास में पावर है कि वो अपने शेयर्स को जो जो शेयर उन्हें परचेज करे हुए उसको कन्वर्ट कर देंगे एडीआर और जीडीआर के अंदर। जैसा 10 शेयर्स को मिला के वो एक एडीआर बनेंगे या एक जीडीआर बनेंगे और वो आम जनता को बांट देंगे बाय लिफ्टिंग ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस। जो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस पे अपने शेयर्स को लिफ्ट करवाया है, अब वो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस की कंडीशन को कंप्लाई करने की, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने की जिम्मेदारी किसकी? वो फॉरेन बैंक की, बरोबर। जब भी फॉरेन बैंक, अच्छा एडीआर और जीडीआर का फर्क क्या है? अगर अमेरिका के अंदर कोई कंपनी के शेयर को लिफ्ट करवाया है तो उसके अगेंस्ट में जो डिपॉजिटरी रिसीट बांटी जाएंगी उसको बोला जाएगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। अमेरिका के अलावा बाकी कोई भी कंट्री के शेयर्स को लिफ्टेड करवाए, बाकी कोई भी कंट्रीज के अंदर हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे हमारे शेयर्स को लिफ्ट करवाया होगा तो वो जीडीआर बोलेंगे अपन, ठीक है। जब भी हमारी कंपनी डिविडेंड बांटेंगी तो इंडिया की कंपनी रुपीस में डिविडेंड बांटेंगी, तो बीच में जो इंटरमीडिएटरी था, जो मीडिएटर पर्सन था, वो प्राइस कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? उनकी करेंसी के अंदर। जैसा यूएसए में क्या चलता है? डॉलर, तो डॉलर्स। दुबई के अंदर क्या चलता है? दिरहम, है ना? तो दिरहम के अंदर वो कन्वर्ट करेंगे, उनकी करेंसी का नाम है दिरहम। दिरहम है कि क्या है, क्या बोलते हैं उसको? दिरहम ही बोलते हैं शायद, मेरे को नाम नहीं याद है। जैसे जापानीज के केस में वो येन बोलते हैं, येन। चाइनीज के केस में येन बोलते हैं, येन, चाइनीज येन। और कहीं पे यूरोस चलते हैं, है ना, यूरोस। तो बोले उसके अंदर फिर कन्वर्ट करके दे दिया जाएगा, ठीक है। समझा क्या? एक बार का पूरे के पूरे पॉइंट्स को एक बार देखना आपने, बका बका। मैं इतनी बार ये टॉपिक को क्यों पढ़ा है पता है आपको? क्यों पढ़ा है? ये टॉपिक कोई पढ़ाता ही नहीं था, क्योंकि उसके अंदर कितनी टेक्निकलिटी है ना, आपको अभी समझ में आई। क्यों समझ में आई पता है क्या? आपके सीनियर्स को पूछेंगे, अदर देन बीए में बच्चों को आपको टॉपिक को किसी को पूछ के देखना, कुछ भी नहीं समझता था, सीरियसली कुछ भी नहीं समझता था, सब ऊपर से फ्लाई होता था। तो इतनी डीप लर्निंग है नहीं ना, ये हमने टॉपिक बहुत इन डेप्थ में पढ़ के रखे हुए। आपको बहुत बेसिक वाला टॉपिक है, बच्चा वाला टॉपिक है, हमने उसके कन्वर्जन के रेट्स देखे थे हमारे सीए फाइनल्स के अंदर। तो वो इतना डीपली अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं ऐसा मुझे लगता है हम। बाकी आपको अभी भी इसके अंदर कोई डिफिकल्टी होंगी ना तो आप बिल्कुल मुझे पूछना, मैं आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगा 110%। राइट, ओके सर। चलो मैं आगे, यस। अब इसके बाद में सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचता है, क्या अब अपन बैंक वालों के पास में जा सकते हैं क्या पैसा लेने के लिए? सर बैंक वालों के पास में क्या जाएंगे अपन पैसा लेने के लिए? बैंक वालों के पास में क्या जाएंगे अपन पैसा लेने के लिए? देखते हैं कभी भी आप समझ के चलो, कोई इकोनॉमी के अंदर ना बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई इकोनॉमी को चलाने के लिए। जैसा जब अपने पास में पैसे खत्म हो जाते हैं तो अपन भागे भागे बैंक के पास में जाएंगे तो बैंक वाले अपने को लोन देंगे, एकदम सिंपल, राइट। तो वैसा देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। तो बैंक बोले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और बिजनेस रिक्वायरमेंट। बोले वैसे तो बोले बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ पे मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए पैसे मिल सकते हैं। Among these, commercial bank constituted a most predominant source. Predominant बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The commercial bank plays a significant role in corporate finance. बोले कंपनी को जब पैसा लगता है वो कंपनी को पैसे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल, मेन रोल कौन प्ले करता है? बोले कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मतलब क्या? ये आईसीआईसीआई बैंक, ये एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इनका मेन रोल क्या है? ये पैसा देना। कमर्शियल बैंक इनका मेन पैसा आपको देना और आपके ऊपर से इंटरेस्ट देना। जनरली बैंक वालों का बिजनेस मॉडल कैसा रहता है? बिजनेस मॉडल मतलब क्या? उनका बिजनेस करने का तरीका कैसा रहता है? जैसा सपोजिंगली मैं कोई रिटेलर हूँ, मेरी कपड़े की शॉप है, मेरा बिजनेस मॉडल कैसा रहेगा? बिजनेस मॉडल मतलब क्या? मैं उधर से बाइंग करके लाऊंगा और यहाँ पे आपको रिटेल में सेल करूंगा, मैं बल्क में बाई करूंगा, ये मेरा बिजनेस मॉडल हो गया।
कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का बिजनेस मॉडल क्या रहेगा, वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगा फिनिश गुड के अंदर, और फिनिश गुड को मार्केट करके बेच डालेगा। वैसे ही बैंक वालों का बिजनेस करने का तरीका कैसा रहता है, बैंक वाले क्या करते हैं, लोगों से डिपॉजिट्स मांगते हैं, जैसा आपके जैसा और मेरे जैसा जिसके पास में अबंडेंट कैश रहता है, वो अपना एक्स्ट्रा कैश बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं और बैंक उनको इंटरेस्ट देती है, पक्का। और बैंक अब ये पैसे को रख के क्या करेंगे, सिर्फ बैंक पैसे को देखते रहेंगे कैसे, अरे वाह बड़े हो जा बड़े हो जा बड़े हो जा, ऐसे करेंगे क्या, बैंक क्या करती है, उसको लोन बांटती है लोगों को। तो जब बैंक वालों के पास में आप फिक्स डिपॉजिट रखने जाते हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट दिया जाता है, और बैंक वाले जब पब्लिक को वो पैसा बांटते हैं उसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट सामने वाले से लेते हैं, बिकॉज बैंक वाले लोन दे रहे हैं अभी। तो सर बीच में तो फिर 5% का डिफरेंस आ गया, तो 5% का डिफरेंस बैंक की कमाई हुई, उसमें से बैंक अलग अलग खर्चे करता है, जैसे स्टाफ की सैलरी होगी, जैसा रेंट हो गया, सारी प्रीमाइसेस बैंक की खुद की नहीं रहती सर, जनरली 90% केसेस के अंदर वो रेंटेड प्रीमाइसेस ही रहती है, पक्का पक्का यस, ठीक है। तो जनरली उसके लिए सब खर्चा इन्वॉल्व हो जाता है। दूसरा, द कमर्शियल बैंक्स बाय इंट्रोड्यूसिंग वेरियस variety of the deposit scheme tailored to individual depositors need, mop up the saving of the people and make use of this saving to meet the varied requirement of the corporate enterprises। very important word, एकदम आराम से पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, बोले कमर्शियल बैंक ने अलग अलग डिपॉजिट की स्कीम लाई है पब्लिक के लिए, जैसा चाहे कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल हमारे पास में आके पैसा जमा कर सकता है, बैंक वालों को तो पैसा चाहिए ना, पैसा नहीं रहेगा तो वो बांटेंगे क्या, पक्का। तो बैंक वाले ने अलग अलग स्कीम लाई भी जहां पे उनके पास में पैसा आता है, लोगों की सेविंग्स को अपने पास में लेते हैं एंड वो सेविंग को यूज करके अलग अलग कॉर्पोरेट एंटिटीज को वो लोन भी देती है। वो लोन कैसे कैसे देंगी तो अब नीचे बताया हुआ है, कमर्शियल बैंक असिस्ट कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस, बोले वो मतलब क्या बोलते हैं असिस्ट का मतलब क्या रहता है, असिस्ट का मतलब क्या क्या बोलेंगे, असिस्ट मतलब उनको हेल्प करना, असिस्ट कॉर्पोरेट फाइनेंस उनको हेल्प करती है, कैसे, बाय ग्रांटिंग टर्म लोन। टर्म लोन का मतलब क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अपन ने उनको लोन दिया, जैसा हमने आपको 6 साल के लिए लोन दिया, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए लोन देना, उसको बोलते हैं टर्म लोन। टर्म का मतलब टाइम भी होता है, टर्म बोले उनको टर्म के लिए लोन दिया जाता है, एक टाइम पीरियड के लिए लोन दिया जाता है, बाय सब्सक्राइबिंग टू द शेयर, सब्सक्राइबिंग टू द शेयर एंड डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। वेरी गुड, क्या सर आपकी कंपनी की भी शेयर्स क्या बैंक ऑफ इंडिया परचेज कर सकती है क्या, बिल्कुल कर सकती है। कंपनी ने, गवर्नमेंट ने बीच में रूल्स बनाए थे, क्या रूल्स थे, गवर्नमेंट ने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर कोई आपके पास में कंपनी आई और वो कंपनी नवी नवी कंपनी है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परचेज द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। आप उनको लोन मत दो, आप उनके शेयर्स को परचेज करो, आप उनके शेयर्स को परचेज करोगे तो अब उनको पैसा मिल गया, अब वो अपने बिजनेस में लगाएंगे, जब वो प्रॉफिट कमाएंगे तो प्रॉफिट का डिविडेंड आपको देंगे। अच्छा, तो सर जैसे अपन पब्लिक से पैसा उठाते वैसा शेयर्स देते उनको और उनके उनसे पैसा लेते हैं, तो वैसा क्या बैंक वाले के पास में भी जा सकते, क्या बिल्कुल जा सकते, लेकिन हर बैंक नहीं देती अपने को, पक्का पक्का यस। एंड डिबेंचर ऑफ द कंपनी, जैसा वो अपने डिबेंचर सर्टिफिकेट को परचेज कर सकती है और अपने को लोन देती है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना, क्या बोला था, मैं पब्लिक के पास में गया था, मैंने सारे के सारे स्टूडेंट्स को बोला था, जो बच्चा एकदम कंटिन्यूसली लेक्चर देख रहा है ना उसको हर एक पॉइंट याद में आ जाएगा, जो बच्चा डायरेक्टली ये लेक्चर के ऊपर जंप करेगा तो उसको नहीं समझेगा। मैं बहुत क्लियर हुआ, बिकॉज ये हर एक टॉपिक, ये क्या है पता है कि आपको, ये टाइप की माला है, मतलब उसके अंदर का एक भी मणि अगर नहीं डाले आपने बरोबर, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से बीटिंग नहीं करे तो आपको नहीं समझेगा। कॉमर्स का हर एक चैप्टर लिंकिंग में चलेगा दोस्तों, मैं हमेशा वैसे बोलते रह रहे हैं आपको। तो प्लीज जो बच्चे बीच में नहीं देख रहे लेक्चर्स को डायरेक्टली आगे जंप करे उसको नहीं समझेगा। दे आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू सी ईच एंड एवरी लेक्चर इन अ सीक्वेंस, राइट, ठीक है यस। तो वो क्या बोला था, मैंने डिबेंचर होल्डर्स को बोला था कि आप मेरे को पैसे दो, मैं आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट दे दी, बोला था कि नहीं बोला था, हाँ सर बोला था आपने। तो वैसे ही मैं बैंक वालों के पास में जाऊंगा, मैं आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट दूंगा, बैंक आप मुझे पैसा दो, हर साल मैं आपको फिर लोन दूंगा, पक्का। सर डिबेंचर्स क्यों इशू करे, अपन डायरेक्टली आना था, उनको बोलना था आप मेरे को लोन दे दो, वो भी कर सकते, बिल्कुल कर सकते, लेकिन ये डिबेंचर्स का भी एक ऑप्शन रहता है उनके पास, पक्का पक्का कि उन्होंने हमारे को लोन दिया, उसका एक प्रूफ ऑफ लोन कर, पक्का पक्का यस। अंडर राइटिंग द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, अंडर राइटिंग का मतलब मैं टॉपिक को अभी नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन अंडर राइटिंग का मतलब, चलो ठीक है बोलता हूँ मैं, अभी बोलूँ कि नहीं बोलूँ, ये अपन थर्ड चैप्टर के अंदर देखेंगे, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। बढ़ो क्या अभी, क्योंकि मेरे को क्या उसके लिए थोड़ा पीछे बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ता है, ऐसा मैं डायरेक्टली बता के अंडर राइटिंग कुछ तो भी रहता ऐसा नहीं बोल सकता, तो मैं वो टाइम पे डिटेल में बताऊंगा। ये पार्ट को सिर्फ इतना चलो, अंडर राइटिंग का मतलब क्या है, किसी की सिक्योरिटी को एक ऐसा बैकबोन देना कि भाई अगर तेरे शेयर किसने परचेस नहीं करना तो हम परचेस कर लेंगे, तो टेंशन मत ले, इसको अंडर राइट करना बोलते हैं। तो ऐसा अंडर राइटिंग एजेंट्स भी बहुत सारे रहते हैं। तो आप एक बार अगर समझ के चलो, सपोजिंगली मैंने 100 शेयर मार्केट में लाए हुए थे, मेरे को एक डर था कि अगर मेरे 100 के 100 शेयर परचेस नहीं हुए तो बैंक वाले ने क्या बोले तेरे मार्केट में जितने भी शेयर बिके ना बेच देना, तो जितने भी बिकेंगे बेच देना, बाद में जितने भी शेयर बचे ना वो हम परचेस कर लेंगे, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर बोलते हैं उसको।
अंडरराइट करना बोलते हैं। तो मेरे सपोजिंगली मेरे 60 शेयर ही थे, 100 मैंने मार्केट में इशू किया था, 60 में 100 में से सिर्फ 60 ही लोगों ने आए मेरे पास में शेयर परचेस किया। बाकी के जो 40 शेयर थे वो कौन बैंक परचेस कर लेंगे, मतलब कौन परचेस करेगा, बैंक परचेस कर लेंगे। पक्का पक्का। तो सर ऊपर वाले में नीचे फर्क क्या है, ऊपर वाले के अंदर अपन पहले पब्लिक को देते नहीं, डायरेक्टली बैंक वाले को दे डालते। सेकंड वाले केस में पहले पब्लिक को देते, पब्लिक ने मना कर दिया तो अपन फिर बैंक वाले के पास में जाते कि आपने वादा किया था, कसमें दी थी कि हम आपके शेयर परचेस करेंगे, अभी परचेस करो। पक्का पक्का। तो बोले बैंक वालों पैसा कैसे कर सकते हैं भाई, भाई बोले पहला वाला पॉइंट बोले बाय ग्रांटिंग टर्म लोन, एक टाइम पीरियड के लिए अपने को लोन देंगे। दूसरा बाय सब्सक्राइबिंग द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, अपने शेयर्स को परचेस करेंगे। थर्ड बोले बाय अंडरराइटिंग द इशूज, अंडरराइट करना मतलब एक गारंटी देना कि अगर आपके शेयर परचेस नहीं करे तो हम परचेस कर लेंगे। ठीक है। तो बोले इसके थ्रू पैसा आ सकता है। बोले कमर्शियल बैंक, बोले बहुत पहले क्या बोला उन्होंने, कमर्शियल बैंक मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन देती है। ये सिर्फ इतने वर्ड को ना साहब हाईलाइट करके रखा करो तो आपको इतने ध्यान में आएगा, फिर आपको लर्न फास्ट होगा। ठीक है। और कभी कभी क्या रहता है, कुछ कुछ ना सेंटेंस अपने को बहुत दिमाग खराब करते हैं, तो उसको बोलना बेटा काट डालना, बिंदास काट देना, वो पॉइंट को 2 मिनट के लिए काट देना, उसको बोलेंगे बाद में लर्न हुआ तो हुआ, नहीं तो छोड़ देना। क्योंकि क्या होता है कभी कभी एक दो पॉइंट की वजह से अपन अटकना नहीं, अपन आगे बढ़ते रहना। पक्का पक्का। यस सर, चलो आगे। ठीक है। फॉलोइंग द बैंक्स हैव इंट्रोड्यूस्ड मेनी इनोवेटिव स्कीम फॉर डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट। बैंक ने क्या किया, बहुत अलग अलग टाइप की क्रेडिट स्कीम्स लाई हुई है, काय के लिए, लोगों को लोन्स देने के लिए। वो कैसी कैसी स्कीम है, दे आर एज फॉलोज। कौन सी स्कीम है, पहला ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। पहली स्कीम आती है ओवरड्राफ्ट, हम प्यार से उसको ओडी फैसिलिटी भी बोलती है, ओडी ओवरड्राफ्ट, ओडी ओडी। ठीक है, क्या रहेगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ नाम सुनो। एक दूसरा रहता है कैश क्रेडिट सिस्टम। क्या रहता है, कैश क्रेडिट सिस्टम। एक था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एक रहता था कैश क्रेडिट सिस्टम। ठीक है। थर्ड आता है कैश लोन, वो मेरे को कैश में आके लोन देके जाएंगे। थर्ड आएगा फोर्थ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर का बोला था ना, अपन एक बिल ऑफ एक्सचेंज को बोलेंगे, वो अपन पढ़ेंगे। तो बैंक वाले ना अलग अलग तरीके से हमारे को लोन देते। पहला ओडी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दूसरा कैश क्रेडिट, दूसरा है कैश लोन। एक देखो कैश कैश कॉमन, कैश लोन, कैश क्रेडिट। ठीक है सर इधर उधर बोल दिया। ठीक है। दूसरा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंट करना मतलब क्या होता है, डिस्काउंटिंग करना, वो अपन जब टॉपिक पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से बैंक अलग अलग टाइप से पैसे दे सकते हैं। वो कैसे कैसे देंगे अपन पहले वो पॉइंट को पढ़ते हैं। देखो पहला ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आपको मैं एक एग्जांपल लेता कि जो रिसेंटली हमारे साथ में होता था। सी मेरा हमारे जो ऑफिस का जो चेक्स आते हैं ना, वो चेक्स बहुत न्यूमरस पे आते हैं, नंबर्स में आते हैं। जैसा कोई 3-3.5 लाख का चेक डाल के जाएगा, कभी क्यों देके जाते हैं, हम उनकी चालान बनाते हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी का काम करते हैं उनका, और वो उसके अगेंस्ट में हम जब चालान बनाते हैं तो सपोजिंगली बैंक वाले हमारे को लोग चेक देते, हम हमारे बैंक को लगाते और हमारे अकाउंट में पैसा जमा होता है, और फिर हम उसमें से चालान बांटते रहते, लोगों की चालान भरते रहते, इनकम टैक्स को इनकम टैक्स का पैसा देंगे, जीएसटी वालों को जीएसटी का पैसा देंगे, ये ऐसे ऐसे करते रहते। मैंने रिसेंटली क्या किया, मेरे अकाउंट के अंदर मुझे ऐसा लगा कि मेरे अकाउंट में, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, कि मेरे अकाउंट में 4.5 के 5 लाख रुपए बैलेंस है। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कि बैलेंस है मेरे इसमें, लेकिन वो टाइम पे मेरे अकाउंट में कुछ तो भी 3,90,000 ही थे, लेकिन आई वॉज नॉट अवेयर। तो मैंने लेकिन एक 3 लाख क्या करा, मैंने 3,10,000 का सॉरी 3,90,000 का मेरे अकाउंट में बैलेंस था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 4 लाख करीबन कुछ तो भी, 4 लाख की 5 लाख कुछ तो भी बैलेंस है, 5 लाख बैलेंस है, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैंने बैंक वालों को मैंने एक चेक बना के दे दिया कि मेरा प्लीज 4,10,000 का चेक पास करो, लेकिन मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना था एक्चुअली, 3,90,000 रुपए। मैं वापस से बोला, हमारा बैंक में अकाउंट है, बैंक वालों को हम चेक देते, हमारे अकाउंट में भी पैसा आता रहता, हम बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन देते रहे, वो हमारे अकाउंट से भी डेबिट करते रहते, ये चलता रहता, टू एंड फ्रो प्रोसेस चलती रहती। राइट। मुझे एक दिन ऐसा लगा कि हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपए करीबन बैलेंस है, तो मैंने एक चेक बनाया, चेक अमाउंट थी 4,10,000 रुपए, लेकिन एक्चुअली मेरे अकाउंट में पैसे कितने थे, 3,90,000 रुपए। मैंने जैसे मैंने जैसे सामने वाली पार्टी को दिया, ये सामने वाली पार्टी क्या जाएंगी, बैंक में जाएंगी और चेक को क्लियर करवाएंगे। क्लियर करवाना क्या मतलब, वो अपने नाम पे डाल देती है। अब बैंक वाले मेरे रिकॉर्ड को चेक करते, क्या सौरभ सर के अकाउंट में इतना पैसा अवेलेबल है कि नहीं है। मेरे अकाउंट में उतना पैसा अवेलेबल नहीं था, लेकिन फिर भी 3,90,000 था मेरा, फिर भी वो चेक पास कर दिया। चेक पास कैसे कर दिया, बैंक वालों ने बोला यार सौरभ सर का अकाउंट में वैसे तो पैसे रहते ही थे, ये पहली बार ही हुआ है जब मेरा पैसा कम हो गया 3,90,000, और सिर्फ 20,000 रुपए की बात है, ये 20,000 का उन्होंने एक्स्ट्रा लोन देके पास कर दिया, मतलब वो चेक को पास कर दिया। मेरे अकाउंट में कितना पैसा था, 3,90,000, लेकिन उन्होंने मेरा चेक कितना पास करवा दिया, 4,10,000 रुपए का। बाद में मेरे को फोन आया, बोले सर आपके अकाउंट में थोड़ा पैसा कम था, लेकिन हमने आपका चेक पास करवा दिया। बोला पास कैसे करवा दिया, बोले एक टाइप का शॉर्ट टर्म का आपको लोन दे दिया था, एक ओवर ड्राफ्ट दे दिया था, एक लिमिट के ऊपर भी आपका चेक पास करवा दिया था। बोले कितनी तक, बोले 4.5 लाख 4.5 लाख तक अगर आपने अकाउंट में बैलेंस आया ना, तो हम आपके चेक पास कर देंगे, आप टेंशन मत लो, और लेकिन हम इसका शॉर्ट टर्म पीरियड का आपको इंटरेस्ट जरूर चार्ज करेंगे। मेरे अकाउंट में पैसा कितना था, 3,90,000,
मेरा अकाउंट का चेक कितने में पास हुआ, 4,20,000 रुपए या 4,10,000 रुपए। एक्स्ट्रा कितना बैलेंस ट्रांसफर किया उन्होंने, सॉरी, उन्होंने पास कितना किया, 4,20,000 रुपए का। ऊपर 20,000 रुपए के ऊपर अभी बैंक वाले मुझे इंटरेस्ट लेती है, तो ये 20,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा उन्होंने लोन पास करवा दिया, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या बोलते हैं उसको, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये जनरली करंट अकाउंट्स को मिलता है। दो टाइप के अकाउंट रहते हैं, एक रहता है सेविंग बैंक, जहां पे मैं मेरी खुद की सेविंग मेरे घर पे नहीं रखते हुए मैं बैंक में जाके मेरे कैश डिपॉजिट करता हूं, उसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं। एक रहता है करंट, मतलब मेरे को अलग अलग पैसे एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, जैसा मुझे गवर्नमेंट को चलान देने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, जैसा मुझे अलग अलग एम्प्लॉयज की सैलरी पे करने के लिए पैसे डालने पड़ते हैं, या मुझे कोई पार्टी से परचेस किया तो उसको पेमेंट देने के लिए मेरे को अपने अकाउंट, तो वो करंट अकाउंट से देते हैं, मैं मेरे सेविंग अकाउंट से नहीं कर सकता। सर क्यों, हमको तो ऐसा कभी किसी ने मना ही नहीं किया। एक्चुअली वो कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद में आपको फिर बैंक वाले बोलते हैं कि सर आपके इसमें ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहा है, हम आपको चार्जेस लगा दें। तो इट इज वेरी गुड कि टू कन्वर्ट योर सेविंग अकाउंट इनटू करंट अकाउंट और टू ओपन अ सेपरेट करंट अकाउंट, फिर जिसके अंदर आप बाइंग और मतलब ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, आप पेमेंट्स देना, अपने अकाउंट में ज्यादा पैसे आना। तो हमारे अकाउंट के अंदर आप देखेंगे ना, मतलब आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलेंगी ना, हर महीने 30 से 40 लाख रुपए का पैसा आता है और जाता है, आता है और जाता है, आता है और जाता है, इतना ज्यादा वॉल्यूम होता है। अभी हम एक पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट में से करेंगे तो हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होगा और हमको कितना चार्जेस बियर करने पड़ेंगे। सेविंग का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सेविंग अकाउंट का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, आप आपकी सेविंग घर पे ना रखते हुए बैंक में जाके रख के आ जाओ। पक्का पक्का, यस, ठीक है, यस। द कंपनी हैविंग करंट अकाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कंपनी हैविंग करंट अकाउंट विथ बैंक इज अलाउड अ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एक लिमिट के ऊपर कैश लोन पास करते हैं। क्या करते हैं, द बोरोअर कैन विड्रॉ द फंड एज एंड व्हेन नीडेड। मुझे पता है कि मेरा अकाउंट ओवरड्राफ्ट है, तो मैंने डायरेक्टली उन्होंने मैंने इसलिए चेक एक्स्ट्रा अमाउंट का दिया था उसको, ठीक है। मैं पहले स्टार्टिंग वाला एग्जांपल को थोड़ा मॉडिफाई करा, मुझे पता था कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट है, उन्होंने ऊपर के भी 4,50,000 तक मेरा चेक पास हो सकता है, इवन तो मेरा बैलेंस कम ही होगा, लेकिन ऊपर के अमाउंट के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या, बिकॉज बैंक वालों ने मेरा चेक पास किया, उन्होंने उनके पैसे अब के दिए, तो मैं उनके पैसे यूज कर रहा हूं, तो मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या, बिल्कुल देना पड़ेगा। ही इज अलाउड टू ओवरड्रॉन ऑन द करंट अकाउंट, बोले वो करंट अकाउंट के एक रकम जितना बैलेंस है उसके ऊपर भी लोन बांट सकता है, उसके ऊपर भी चेक पास करा सकता है, अप टू क्रेडिट लिमिट विच इज सैंक्शन बाय द बैंक। मैंने बोला था ना, मेरे को 4,50,000 तक उन्होंने बोल दिया कि अगर 4,50,000 तक अगर कोई बैलेंस आया तो हम आपका पास करवा देंगे। तो बोले ये क्रेडिट लिमिट जो बैंक सैंक्शन करती है। सर ये बैंक किसके ऊपर सैंक्शन करती है, वो मेरी क्रेडिटेबिलिटी के ऊपर सैंक्शन करती है कि यार सर का मार्केट क्या बोलते हैं, कैश फ्लो कितना, टर्नओवर कितना घूमता है, मेरे अकाउंट में कितना आता है, मेरी वैल्यू कितनी है, मेरे पास में उतनी प्रॉपर्टी रहती है कि नहीं रहती है, ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके मेरे को ओवरड्राफ्ट लिमिट सैंक्शन कर दी जाती है बैंक से। पक्का पक्का, यस सर, समझ में आया। विद इन स्टिपुलेटेड लिमिट एंड एनी नंबर ऑफ ड्राइंग्स आर परमिटेड। बोले मेरी 4,50,000 तक हो गया ना, तो 4,50,000 तक की लिमिट मेरी सेट कर दी। अब उसके नीचे मैं किसी को 100 रुपए का भी चेक दूं तो मेरा चेक पास होगा। ऐसा नहीं आप सिर्फ 3 ही चेक दे सकते हैं, ऐसा नहीं, मैं कितनी भी चेक दे सकता, लेकिन कब तक, जब तक वो मेरी लिमिट टच नहीं करती। जैसा मैंने 4,20,000 तक का बैलेंस यूज कर लिया था, 4,20,000, मेरी लिमिट कितनी है, 4,50,000 तक। मैंने और एक चेक दिया, वो था 4,30,000 तक हो गया था, और मैंने 40,000 का चेक दे दिया। अब मेरी 4,50,000 की लिमिट ट्रिगर हो गई, वो लिमिट क्रॉस हो गई, उसके बाद में मेरे चेक क्रॉस ही नहीं करेंगे, वो पास ही नहीं करेंगे। फिर वो मुझे फोन आ जाएगा, सर आपका लिमिट खत्म हो गई, प्लीज अब आपका भी बैलेंस अमाउंट में डिपॉजिट करो, नहीं तो मैं आपका चेक बाउंस करा दूंगा। चेक बाउंस करना मतलब बैलेंस नहीं होते हुए भी मैंने चेक दे दिया, तो उसको बोलते हैं चेक बाउंस होना, ठीक है। द रिपेमेंट आर मेड वेन एवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। बोले वो टाइम पीरियड के अंदर जितना भी, अगर जब मतलब मेरे को भी बैंक वालों को तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो बैंक वालों को मेरे को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर उनको पैसा उनका वापस देना पड़ता है। द इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन। इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, जितना मैंने बैंक का पैसा यूज किया है। एग्जांपल नंबर 1 के अंदर मैंने क्या बोला था, मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस था सर, 3,90,000। मैंने लोन के मैं बैंक को चेक कितने का दिया था सर, 4,10,000। तो मैंने बैंक के कितने पैसे यूज किया, 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए के ऊपर ही सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। पक्का, क्या 4,50,000 रुपए का पूरे के ऊपर अमाउंट को मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या, नहीं, मैंने उनका पैसा उतना यूज ही नहीं किया, तो मैंने कितना पैसा यूज किया सिर्फ उतने वैल्यू पे ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मैंने ये केस के अंदर एग्जांपल के अंदर कितना पैसा यूज किया था, सिर्फ 20,000 रुपए, तो 20,000 के ऊपर ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पक्का पक्का, एक बार सारे के सारे पॉइंट्स को एक बार देखो आप, क्या बोल रहा है वो, बोले कंपनी जिसके पास में करंट अकाउंट है उसको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, पहला पॉइंट। वो बोरोवर कैन उसको फंड विड्रॉ कर सकता है, कब विड्रॉ कर सकता है, जब उसकी जरूरत हो। तो 2 पॉइंट बोला, बोले बैंक वाले करंट अकाउंट होल्डर्स को एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, वो बोरो कर सकते जब भी कुछ जरूरत होगी। वो अलाउड है, ही इज अलाउड टू ओवरड्राफ्ट ऑन हिज करंट अकाउंट, उसको अलाउड है वो करंट अकाउंट के ऊपर ओवरड्राफ्ट कर सकता है एक लिमिट तक।
कितने भी नंबर ऑफ टाइम वो एक लिमिट तक उसको सैंक्शन कर सकता है। द रीपेमेंट कैन बी मेड व्हेन एवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। मतलब अच्छा एक टाइम पीरियड तक वो अपने उसकी रीपेमेंट उसको करना पड़ेगी। मुझे कॉल आ जाता है थोड़े टाइम के बाद में कि आपको सर रीपेमेंट करनी है उसकी चीज़ की, ठीक है। इंटरेस्ट किसके ऊपर डिटरमाइन करते हैं, जितना अमाउंट मैं यूज कर रहा हूँ। पक्का 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 पक्का। यस सर, एक बार आप पॉइंट घूरो बोला। देखिएगा आपने। यस सर, देखिए सर थोड़ा ब्रेक लो ना, ब्रेक लेते 5 मिनट का ब्रेक लेते। एक्सक्यूज एक्सक्यूज एक्सक्यूज। एक बात बताओ, बताओ सर। मैं जब सीए बन गया था ना, मेरी रियल लाइफ एग्जाम्पल है। मैं जब सीए बन गया था, मैं एक सेमिनार के लिए गया था। मेरी आवाज़ आ रही है क्या आपको बरोबर? हेलो। हाँ, मैं एक सेमिनार के लिए गया था। सेमिनार पुणे में था। एक मोटिवेशनल स्पीच देनी थी मुझे, ज़रूरी था। तो मैंने एक बहुत अच्छी स्पीच रेडी की थी। और वहाँ पे आईसीआई के हमारे जो सीनियर मेंबर्स रहते थे ना, सारे बैठे थे। करीबन करीबन 200-250 लोग थे जिनके सामने मैंने स्पीच दिया था। एक वहाँ पे एक ऑडियंस था। मेरे जनरली मेरा आई कांटेक्ट बहुत रहता है, मतलब जो मेरी ऑडियंस के साथ में आई कांटेक्ट बहुत रहता है। तो एक थर्ड की फोर्थ रो के अंदर एक सीनियर मेंबर्स थे। तो ही वॉज एक्सप्रेशनलेस, सीरियसली वो कुछ भी नहीं देख रहे थे। मतलब सिर्फ ऐसे ऐसे बैठे देखते बैठे थे मुझे, हंस रहे थे। मैं इतने मतलब उसके अंदर फनी पार्ट बता रहा था। ही वॉज एक्सप्रेशनलेस, ना उन्होंने कुछ बोला ना कभी क्लैप बजाई। ठीक है। आ, वो इवेंट होने के बाद में सब मेरे को जो सीनियर मेंबर्स थे वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, सीए आप सीए बन गए और आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी। मुझे लिटरली मोटिवेट हुआ। तो उसमें वो एक सर भी है जो लास्ट में जो सीनियर मेंबर बैठे थे ना, जो एक्सप्रेशनलेस थे, जो कुछ बात नहीं कर रहे थे, कुछ बात इन द सेंस कुछ अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, ना ताली बजा रहे थे, कुछ नहीं। तो उनसे बात किया मैंने, बोले सर आप बात बहुत अच्छी करते हो। बोले अब जो पॉइंट बोलते हो ना, पब्लिक को ऐसा लग रहा था जब मैं बाकी पब्लिक से बात कर रहा था, बोले इतने सारे स्पीकर्स थे, बहुत सारे स्पीकर्स में से आपका उनको जो मोटिवेशनल स्पीच था आपका बहुत अच्छा लगा उनको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन बोले सर मैं आपको मैं आपके जितने भी पॉइंट्स आपने कवर किए ना, वो मुझ पे अफेक्ट मतलब कुछ इफेक्ट ही नहीं डालते। मतलब क्यों इफेक्ट नहीं डालते? बोले मेरा केस थोड़ा अलग है, आपने जो भी एग्जांपल्स लिए वो मुझे अप्लीकेबल ही नहीं होते। मतलब क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? बोले थोड़े टाइम पहले मेरे गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट इतना सीवियर था कि स्टेफनी मेरे इधर क्या बोलते चेस्ट पे लगी थी। और मुझे 4 टाइम से बहुत चेस्ट में पेन होता है। अभी तक मैंने 3-4 डॉक्टर्स, बहुत हार्ट स्पेशलिस्ट, सारे कार्डियोलॉजिस्ट को मैंने बता चुका हूँ, लेकिन कोई भी बीमारी को डायग्नोट नहीं कर पा रहा है। और मैं मेरी लाइफ को अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, बिकॉज मैं कुछ करने की सोचता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार नहीं अभी छोड़ो, मेरे को वैसे हार्ट का पेशेंट हो गया हूँ तो उसमें डिटेक्ट भी नहीं हो रहा है। तो मैं मेरी लाइफ में अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और आपने जो भी इतने एविडेंस इंसिडेंट्स बताए हैं, जो भी स्टोरीज बताई, तो मुझे भी कुछ अप्लीकेबल नहीं है। बोले बिकॉज ऐसी कभी प्रॉब्लम किसी को हुई थोड़ी ना होंगी। मैं इंटेंशनली नहीं कर रहा बोले सर, लेकिन ये मेरा हार्ट है ना, मुझे काम ही नहीं करने दे रहा है। बोला ठीक है सर। बोला आप बोले मेरे को इसके बारे में कुछ ना कुछ बताइए। मैं बोला सर मैं तो सीए हूँ, तो मैं हार्ट के बारे में तो आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा। वो आपको जो भी आपने फाइनेंस डॉक्टर को दिया होगा प्लीज़ उनकी एडवाइस आप मानिए, लेकिन मैं आपको थोड़ी 1-2 एडवाइस देना चाहूँगा, 3 एक्चुअली एडवाइस देना चाहूँगा। प्लीज़ आप उसको फॉलो कीजिएगा। अभी तक आपने 4 डॉक्टर्स को दिखा लिया ना? बोले हाँ सर। तो अभी ये 5वें डॉक्टर्स को बताओ, और ये 5वें डॉक्टर का जो ओपिनियन आएगा ना बॉस, इसको फाइनल करते बैठने का। अब ये फाइनल रहेगा, इसके बाद में आप और एक बार टेस्ट नहीं कराओगे। ये डॉक्टर ने बोला बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, मान लेने का। उसने बोल दिया ना मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब एकदम प्रॉपर है, तो मान लेने का उसकी एडवाइस। उसने बोला नहीं बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, तो सीरियस प्रॉब्लम को कंसिडर कर लेने का। फिर उसके बारे में, और फिर अभी फॉरेन जाना आपने, फिर उसके बाद में और कुछ नहीं करना। इंडिया के डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा उड़ जाएगा आपका, तो आप बाहर बाहर ही चले जाना। बोले ठीक है सर। बोले फिर सेकंड एडवाइस क्या है? बोला सर आप उसके बारे में सोचना बंद करो। कभी कभी क्या रहता है सर, आप कोई पर्टिकुलर थिंग के बारे में ज़्यादा 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 सोचते हो ना, तो वो चीज़ अगर नहीं भी होंगी ना, तो वो आपको होना चाहिए। मैं बोला एक काम कर दे, आप घर पे जाते टाइम पे सिर्फ इतना सोचना कि यार मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, सिर्फ सोचना और कुछ भी नहीं मत करना। मैं इनफैक्ट मेरे बच्चों को भी बोलता हूँ एक बार ट्राई करके देखना है, यार ये हाथ बहुत दुख रहा है आज, दुख रहा है दुख रहा है, और माइंड को इम्पल्स देते रहना। हाँ यार आज दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, दुख रहा है। अनोइंगली आपको होना शुरू हो जाएगा। कभी कभी कोई चीज़ नहीं भी रहती है ना, लेकिन अपने ओवर थिंकिंग की वजह से हो जाती है। और मैंने थर्ड पीस ऑफ एडवाइस जो उनको दिया है, बोला सर एक डॉक्टर शिंडलर्स की बुक है, हाउ टू लिव
365 डेज अ ईयर, बहुत फेबुलस बुक है। अच्छा, जो बच्चे मेरे साथ में बहुत क्लोजली अटैच्ड है ना, मैं उनको पता होगा मैं बुक्स की बहुत बात करता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वन टू रीड बुक्स। बुक्स कौन सी? बोले एसपीओसी, इको अकाउंट्स, इसके अलावा भी बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। जो बच्चा किसी और की बुक्स पढ़ता है ना, किसी और की बुक्स मतलब कौन सा, आपको एमबीबीएस की बुक्स नहीं पढ़ने को बोल रहा हूँ, सेल्फ हेल्प बुक्स रहती है। अभी 11th 12th स्टैंडर्ड के अंदर ना बेसिकली कॉमर्स के स्टूडेंट के पास में ना टाइम भगवान करे बहुत अच्छा सफिशिएंट अवेलेबल रहता है, तो वो अदर देन ये सिलेबस की बुक्स भी बाहर की बुक्स पढ़ सकता है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स है, आप उसको यूज कर सकते हो। गो विथ बेसिक बुक, रिच डैड पुअर डैड, बहुत फेमस बुक है। थिंक एंड ग्रो रिच, बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा भी आपको लगा सर आप हमको कोई बुक शेयर करो, तो मैं बिल्कुल आपको एक बुक दे दूंगा। हाँ, सरप्राइजिंगली मेरे पास में जितना बुक्स का कलेक्शन है ना, उसकी अगर वैल्यू, आप टोटल वैल्यू दिखाओगे ना, जितनी मैंने परचेसिंग वैल्यू है, वो 2-2.5 लाख रुपए के ऊपर होंगी। तो आप मेरे से कभी भी कोई भी बुक लेके जा सकते हैं, लेकिन दे आर ऑल अवेलेबल इन पीडीएफ फॉर्मेट अवेलेबल विथ मी। तो आप लेके जाते, कभी कभी भी लेके जाओ आप, और उसको सिर्फ ईयरफोन लगा लेना। अब वैसे क्या बोले, टेक्स्ट टू स्पीच ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, तो आपने उसके अंदर वो लगाना, उसको इंपोर्ट करना और वो स्पीच करते रहना, या जिसको पढ़ने की आदत होगी वो पढ़ना। बिकॉज जितना ज्यादा आप पढ़ोगे ना, वो उतना आगे आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो मैं वो जेंटलमैन को वहां पे उसको एंड किया। अब मैं नोटिस कर रहा था, जो पहले एक्सप्रेशन लेस था ना, तो मैंने उनको जितने भी तीनों पॉइंट बताए ना, उन तीनों पॉइंट देख के वो मेरे को तरफ देखते रहे और कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर दिया था उन्होंने। मैं उनको बोला सर आप अगर एक्सक्यूजेज देते रहोगे ना, मतलब आप इंटेंशनली नहीं दे रहे हो, मतलब ये भले आपको होगा भी सच में, ऐसा मुझे नहीं पता, अगर आपको सच में होगा, लेकिन आप उसके बारे में इतना मत सोचिए। आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, आप प्लीज उसका अगर कैरी फॉरवर्ड करो। जो एक इंसिडेंस हो गया उसको वहां पे दबा दो, खत्म करो आप। वो मेरे आज भी बहुत मेरे अच्छे मतलब क्लोजली एसोसिएटेड हूँ उनके साथ में, मैं बहुत अच्छे तरीके से उनसे बात करता हूँ। वो भी मुझे बताते हैं, लास्ट जो उन्होंने 5th डॉक्टर को कंसल्ट किया था ना, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया सर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप बिंदास रहो। और जो उनको मैंने जो बुक डॉक्टर शिंडलर्स की उनको बुक्स मैंने रेफर किया था, हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर, हाउ टू लिव लाइफ 365 डेज अ ईयर, बहुत मस्त बुक थी। तो बोले वो बुक ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, एंड थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ज़्यादा सीनियर थे, मेरे पापा की उम्र के होंगे वो, लेकिन उनको कभी एक स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस कभी कभी जादू मचा दीजिए। मैं वहाँ पे उनको सी ऑफ किया, बाय किया, और मैं एयरपोर्ट के लिए निकला। वहाँ से मेरी मुंबई के लिए फ्लाइट थी। मैं बैठा था, आप अगर समझो कोई बच्चे ने अगर फ्लाइट में बैठा होगा, तो जब प्लेन टेक ऑफ करना रहता है ना, थोड़ा सा एकदम एकदम शांति रहती है। तो हम बैठे थे, थोड़ी देर के बाद मैंने एक जैसा टिकिंग साउंड नोटिस किया, टिक 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 टिक। मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया, तो मेरे टिक टिक आ रही, क्या बॉम्ब तो नहीं है? तो मेरे बाजू में एक सर थे, तो बोले सर प्लीज़ घबराइए मत, ये बोले मेरे हार्ट की अभी एक थोड़े टाइम पहले एक सर्जरी हुई थी, बोले 6-7 हफ्ते हो गए थे उनको, नियरली 2 मंथ। तो उनकी हार्ट के अंदर एक वॉल्व बैठाया गया था, और बोले जब तक अभी उसके पास में टिश्यूज जमा नहीं हो जाते हैं, तो ये थोड़ा टाइम तक आते रहेंगे। मैं मैं थोड़ा सा उनको देख के थोड़ा सा रुक गया, उनको नोटिस करते रहा कि मैं बोला यार थोड़ी देर पहले मैंने एक पर्सन को, जिसको कुछ था भी नहीं, लेकिन वो अपने माइंड साइकोलॉजी के अंदर ऐसा एक भूत बैठाते जा रहा था कि मुझे कुछ तो भी है, कुछ तो भी है, कुछ तो भी है। अभी एक पर्सन ने, जिसने इतनी बड़ी हार्ट की सर्जरी किया था, मैं उनको पूछा, मैंने बोला आप थोड़ा और बता पाएंगे वो क्या था? बोले सर कुछ भी नहीं, एक प्लास्टिक वॉल्स रहता था मेरे अंदर, उन्होंने वो डाला है। वो मेरा टोटल ऑपरेशन 12 से 15 घंटे कुछ तो भी चला था कंटिन्यूसली, ऑपरेशन इतना बड़ा ऑपरेशन चला था, 12 से 15 घंटे का उनका ऑपरेशन था। और वो अभी एकदम फैबुलस, एकदम बड़ी वाली स्माइल से लेके वो मुझसे बात कर रहे थे। हम दोनों हमारे कम्युनिकेशन को जैसे इनिशिएट किया, तो वो मुझे पूछे सर आप क्या करते हो? मैं बोला सर मैं एक टीचर हूँ और मैं सीए भी हूँ। मैं उनको पहले से बोला था कि मैं पहले सीए हूँ, और मैं स्टूडेंट्स को करता हूँ, और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं हर जगह पे जाता हूँ और मेरी मोटिवेशनल स्पीचेस देता हूँ। बोले ठीक है। मैंने सर आपके आगे प्लान क्या है, आप आगे क्या करोगे? बोले मेरे को बहुत कुछ करना है। रिसेंटली जब मेरा ऑपरेशन चल रहा था, तो 1-1.5 महीना तो मैं वहाँ पे ही था। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े। बोले मेरा कॉम्पिटिटर से मेरे से आगे बढ़ना चालू हो गए थे। बोले अब मैं वापस जा रहा हूँ मेरी फैक्ट्री के अंदर, और मैं एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, मेरे कॉम्पिटिटर्स को बता दूंगा कि मैं वापस वही एनर्जी के साथ में वापस आया हूँ। और उसके बाद में हमको 1-1.5 साल के बाद में, अब मेरे को तो और ज़्यादा ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा मना है। ये बोले मैं इतने टाइम के बाद में, मेरी पहली फ्लाइट है, बोले ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद में, बोले मैं बोले थे आप कर सकते हो लेकिन ज़्यादा मत करना, ये बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है तो ही वो केस में करना। बोले हमने 1 साल के बाद में द वर्ल्ड टूर हमने डिसाइड किया है। मैं सोचा, बोले यार बॉस क्या लाइफ है पर्सन की, जिन्होंने कुछ भी नहीं था वो इतना डर डर के जी रहे थे, जो पर्सन को इतनी बड़ी हार्ट सर्जरी उन्होंने किया था वो इतना बिंदास अपने एटीट्यूड से रह रहे हैं। बेटा आपके लाइफ में भी वैसे ही रहता है, इंसिडेंट्स बहुत सारे होंगे, लेकिन आप एक्सक्यूजेस देते रहोगे ना, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे।
देयर आर टू फेलोज, जिसको कुछ भी नहीं था और जिसको बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी उसको इग्नोर कर रहा था और लाइफ में आगे बढ़ता जा रहा था। समझा कि नहीं समझा? आई थिंक तो समझाऊंगा आपको। काफ़ी बच्चे ना, मैं जब भी उनका साथ में अभी क्या बोलते हैं अपन, सैटरडे को जो मीटिंग लेते हैं, तो सैटरडे की मीटिंग के अंदर इतना पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड ही नहीं करते बॉस। रीज़न इज नहीं समझ रहा या नहीं करने का है, बोलते तो नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती में उनको फोर्स करता हूँ तो थोड़ी देर करते हैं, उसके बाद में वापस छोड़ देते हैं। जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, बाकी बच्चे पढ़ाई पे लग चुके हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बीएमए की इमेज को बढ़ाने के लिए वैसे 20-25 बच्चे तो हर बैच में निकल ही जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका नाम वो 20-25 बच्चों के लिस्ट में रहे, और इनफैक्ट स्टार्टिंग से सेकंड या थर्ड रैंक पे न रहे। समझा क्या? कोई नहीं बोलेगा, सीरियसली कोई नहीं बोलेगा। एक पेरेंट्स, एक टीचर्स, टीचर्स अगर अच्छा रहा तो ना कॉलेज वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे आपको, करो रे मत करो रे, कुछ नहीं। आया, एडमिशन लिया, पढ़ने का है पढ़ो, नहीं पढ़ने का मत पढ़ो, एडमिशन हुआ छोड़ो, खत्म करो, हम हमारी फीस से मतलब बस। मैं कोई बट कॉलेज को लेकर डोमिनेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन द थिंग इज इन दिस वे ओनली, कोई कोई केयर ही नहीं करता है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या करना है। कोई प्रॉब्लम है आप मुझे पूछो, मैं आपको उस पर हेल्प कर पाऊंगा। पक्का पक्का समझा क्या रे? यस सर समझा। ये रियल लाइफ था मेरे साथ में, ऐसा एक्चुअली हुआ है, एक्चुअली हुआ है। ठीक है, यस सर। चलो मैं आगे। यस, अब मेरे को आपको एक एग्जांपल देना था। सपोजिंगली आपको नौरंग मार्ट पता है? यस। तो मैं आपको सेकंड एग्जांपल, जो बैंकिंग वालों ने अपने, बैंक वाले अपने को पैसे देते हैं, वो पैसे कहाँ कहाँ से दे सकते हैं? पहला एक अपने को पहले उन्होंने दिया था, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी था। दूसरा ये था ना क्रेडिट, कैश क्रेडिट बोलते हैं अपन इसको। कैश क्रेडिट का कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। कैश क्रेडिट के केस में क्या करते हैं, दुकान का जितना भी मॉल नहीं, जितना भी माल रहता है ना, जितना भी गुड्स रहता है, जितना भी स्टॉक रहता है ना, उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज बैंक वाले डिसाइड करते हैं और उसके अगेंस्ट में अपने को लोन दिया जाता है। क्या बोल रहा मैं? बैंक वाले मुझे लोन देंगे कितने प्रोपोर्शन में, जितना भी मेरा स्टॉक रहेगा ना उसका 50%, 70%, 80% का मेरे को लोन देंगे। तो एग्जाम्पल, सपोजिंग नौरंग मार्ट के पास में 10 लाख रुपए का माल है, उसका बैंक वाले का एक स्पेसिफिक परसेंटेज रहता है 80%। वो 80% का 8 लाख रुपए का लोन बैंक वाले मुझे लोन देंगे, और वो लोन को मैं आगे जाके क्या करूंगा, बैंक वाले मुझे वो एक स्पेसिफिक को हाइपोथिकेट करेंगे और उसके अगेंस्ट में मुझे लोन दिया जाएगा। बैंक वाले मुझे उसके बगैर लोन देते। क्या होता है, अपन ये देखे थे कि अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवा के अपन लोन लेके आ रहे थे। अभी ये केस के अंदर कैश क्रेडिट के अंदर क्या देता है, वो स्टॉक के बदले में लोन देते हैं। अब मेरे दुकान में स्टॉक ऊपर नीचे तो कितना भी हो सकता है, इस वजह से 100% ऑफ द वैल्यू का मेरे को लोन नहीं दिया जाता है। वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट निकालते हैं, एक वो स्पेसिफिक अमाउंट निकालते हैं और उसका ही लोन दिया जाता है मुझे। पक्का पक्का? यस। ठीक है, तो वो 80% का ही मेरे को लोन देंगे। तो जैसा मैंने मेरे स्टॉक का वैल्यूएशन निकाले और मुझे 8 लाख रुपीस का लोन दिया उन्होंने। पक्का? ये होगा कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट के केस के अंदर मुझे एक फिक्स अमाउंट तक का लोन सैंक्शन कर दिया जाता है। ये फिक्स अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना भी स्टॉक रहेगा उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज का मुझे लोन दिया जाएगा, राइट? वो बनाते हैं कैश क्रेडिट। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ और पॉपुलर है आज की तारीख में। कैश क्रेडिट बहुत सीसी बोलते हैं उनको प्यार से, सीसी। एक रहता है ओडी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो ऊपर वाले देखे थे अपन। एक रहता है सीसी, कैश क्रेडिट बोलते हैं इसको। दिस फॉर्म ऑफ क्रेडिट इज ऑपरेटेड इन द सेम मैनर एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इनका तरीका तो सेम ही होता है। द बोरोअर कैन विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम कैश क्रेडिट अकाउंट अप टू स्टेपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी मार्जिन। ये सिक्योरिटी मार्जिन मतलब क्या, क्या करते हैं, वो बोरोवर को एक कैश क्रेडिट अकाउंट के अंदर एक अमाउंट डाल के दे देते हैं और उसको बोल दिया जाता है कि आप इतना लिमिट तक अपना पैसा निकाल सकते हो, एक सिक्योरिटी मार्जिन तक का पैसा निकाल सकते हो। वो सिक्योरिटी मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर बैंक की अपनी मार्जिन अलग अलग कैलकुलेट होती है। जैसा कोई बैंक दूंगा वो स्टॉक के बेसिस के वैल्यूएशन के बेसिस पे आपको देगा, प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के बेसिस देगा। सीसी के केस के अंदर वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का टोटल वैल्यू निकालते हैं और उसका 70% का लोन आपको सैंक्शन कर दिया जाएगा। पक्का? द कैश क्रेडिट इज गिवन अगेन द सिक्योरिटी और हाइपोथिकेशन ऑफ गुड, मतलब गुड्स को मॉर्गेज करवा के आपको वो कैश क्रेडिट दे दिया जाएगा, और बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव सिक्योरिटीज, उसके बदले में कोई और सिक्योरिटीज देंगे या गुड्स को देंगे या कोई प्रॉपर्टी को गिरवी रख के अपने को माल दिया जाएगा। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड। इंटरेस्ट क्या पे चार्ज करेंगे, जितना भी मैंने लोन उठाया। जैसा नौरंग के केस के अंदर उसका कितने लाख का माल था, 8 लाख का माल था, नहीं 10 लाख का माल था, उसका 80% उन्होंने 8 लाख रुपए का लोन सैंक्शन कर दिया था, बरोबर है? क्या मैं आज पूरा का पूरा लोन उठा लूंगा क्या? नहीं, मेरे को आज सिर्फ 1 लाख रुपए के काम था तो मैंने सिर्फ 1 लाख रुपए का बैंक से लोन उठाया। तो इंटरेस्ट भी कितने अमाउंट पे चार्ज करेंगे, वो पूरे के पूरे 8 लाख पे चार्ज करेंगे कि सिर्फ 1 लाख पे चार्ज करेंगे? सिर्फ 1 लाख पे चार्ज करेंगे। तो वही बोलो, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट। पूरे क्रेडिट लिमिट पे नहीं करते हैं।
ठीक है, तो आप एक बार पूरे के पूरे पॉइंट देखो। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर सोर्स ऑफ फाइनेंशियल एड। जनरली ये बोले इट इज ऑपरेट इन द सेम मैनर, जैसे ओवरड्राफ्ट चलती है वैसे ये चलती है। जैसे अपने ओवरड्राफ्ट में भी बोला था ना, इंटरेस्ट रेट क्या पे चार्ज करेंगे, जितना भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहेगा। द बोरोवर कैन विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम कैश क्रेडिट, वो सिर्फ कैश क्रेडिट से अमाउंट निकाल सकता है, उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ हाइपोथिकेशन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गुड्स को मॉर्गेज कराना पड़ेगा कि यस, और इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द जितना में आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा उसके ऊपर चार्ज करेगा। एक सीसी था, देखो अपने ओडी देख लिया, एक सीसी देख लिया, अब आता है कौन सा आएगा, कैश लोन। कैश लोन के अंदर भी सिंपल सेम वाली पॉइंट है, लेकिन इसका इंटरेस्ट अलग अमाउंट पे आता है। ठीक है, अंडर दिस द टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिटेड बाय बैंक टू द बोरोवर्स अकाउंट। क्या करते हैं बैंक वाले के पास में, क्या कि सर मुझे लोन दो, बैंक वाले क्या करते हैं, मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट का लोग डायरेक्टली सैंक्शन कर डालते हैं। जैसा वो बोलेंगे सर आपको 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में हमने क्रेडिट करवा दिए, आज से आपको 5 लाख रुपए के पूरे बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैंने बैंक वाले के पास में क्या मतलब, सर मुझे 5 लाख तक का लोन चाहिए, वो 5 लाख का डायरेक्टली पूरा का पूरा अकाउंट मेरे अकाउंट में आ जाएगा। अब वो मैं पैसे को यूज करूं कि नहीं करूं, वो मेरे अकाउंट पे आ जाएगा, और मेरे को इंटरेस्ट भी पूरे के पूरे 5 लाख रुपए पे देना पड़ेगा। कैश लोन बोलते हैं उसको। पॉइंट समझ में आया? यस, इंटरेस्ट इज पेएबल अपॉन द एक्चुअल बैलेंस आउटस्टैंडिंग। एक्चुअल बैलेंस आउटस्टैंडिंग, कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग था बैंक के खाते में, क्या दिख रहा, बैंक वालों के खाते में दिख रहा है कि सर को 5 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, वो पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर मुझे लोन चार्ज कर देंगे। मैंने मेरे देखो, आपको शायद नहीं समझाऊंगा मैं, ये पॉइंट को डबल से एक बार का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सी, कैश लोन अकाउंट कैसे है, जैसा ये सपोजिंगली एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है, और एसबीआई कंपनी के अंदर मेरा एक अकाउंट है। ठीक है, सपोजिंगली ये सेविंग अकाउंट है। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर को बोला कि सर मुझे लोन चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजर क्या करेंगे, मेरे ये वाले अकाउंट के अंदर ना डायरेक्टली 5 लाख रुपए क्रेडिट कर देंगे। अब अगर मुझे सपोजिंगली आज सिर्फ 20,000 रुपए का ही काम है, 20,000 रुपीज का ही काम है, तो मैं 20,000 को विड्रॉ करूंगा। अगले कल चल के मुझे को सपोज 3 लाख का काम है, तो मैं 3 लाख रुपए का बैलेंस निकाल लूंगा। कितने का टोटल, 3,20,000। उन्होंने इंटरेस्ट कितने पे चार्ज करने को ना, 3,20,000 पे ना, बिकॉज मैंने बैलेंस कितना यूज किया, 3,20,000। तो वो ऐसे नहीं करते, वो बोलते सर हमने आपके खाते में कितना जमा करा हुआ है, मतलब 5 लाख, तो पूरे के पूरे 5 लाख पे यूज करेंगे। मतलब पूरे पहले 5 लाख तो मैंने निकाली नहीं ना खाते से। बोले खाते से निकालने की जरूरी नहीं, हमने आपके खाते में कितना जमा करा दिया, मतलब 5 लाख, तो बोले पूरे के पूरे 5 लाख पे लगेगा। उसके लिए उसको बोलते कैश लोन। हमने आपको अकाउंट में कैश में पूरा का पूरा लोन दे दिया, और इंटरेस्ट भी कितना दे रहे हैं, पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आउटस्टैंडिंग तो आपका सिर्फ 3,20,000 है ना, तो इस पे होगा, इस पे नहीं रहता है, ये अलग है लोन। पक्का पक्का वो ओवरड्राफ्ट के अंदर था वैसा, पक्का ओवरड्राफ्ट के अंदर करंट अकाउंट के अंदर लोन दे देता था। दूसरा देता था कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट के अंदर क्या देता था, मेरा एक सेपरेट अकाउंट के अंदर मेरे गुड्स को मॉर्गेज रखवाने के एक स्पेसिफिक लिमिट मेरे को सैंक्शन कर दी जाती थी, और वो अकाउंट में से जब जब मैं पैसा निकालूंगा, जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है सिर्फ उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। कैश लोन के अंदर फुल अमाउंट के ऊपर चार्ज किया जाता है। पक्का पक्का यस। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, मैं आपको ये पॉइंट थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। कैसा, सपोजिंगली मेरी कपड़े की शॉप है। मैंने क्या किया, मैं गया इंदौर गया, मैं इंदौर में बोला उनको कि सर आप मुझे गुड्स दे दो और मैं आपको पेमेंट दे देता हूँ। बोले सर ठीक है चलेंगे। मैंने गुड्स को परचेस किया, होलसेल में परचेस करने गया था, मेरा 5 लाख रुपए का बिल था, मेरे पास में कैश सिर्फ 2 लाख रुपए थी। 2 लाख रुपए के ऊपर कैश मैं कैसे लेके जाता, 5 लाख रुपए का मेरे को उन्होंने बिल हाथ में था, मैं बिल मतलब इनवॉइस, मेरे पास में तो 5 लाख थी नहीं। बोला अब क्या करूँ, बोला सर आप एक काम करो, मैं आपको 2 लाख रुपए कैश में दे देता हूँ, बाकी 3 लाख तो मेरे पास में है नहीं। मैं 3 लाख तक का आपको एक कागज पे लिख के दे देता हूँ कि मैं आपको 3 लाख रुपए एक हफ्ते के बाद में मैं वापस आऊंगा, और मैं आपको ये 3 लाख रुपए वापस मैं आपको देके जाऊंगा, ये बिल फाड़ा दे देंगे अपन। बोले सर आप मतलब एक हफ्ते के बाद में आएंगे नहीं तो फिर, बोला मैं पक्का आऊंगा, बिकॉज मेरे को इंदौर के अलावा मैं कहीं से माल लेता ही नहीं। ठीक है चलेगा। ये पर्सन मेरे को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, बिकॉज उसको पता था कि मैं इंदौर के अलावा कहीं से गुड्स उठाता नहीं हूँ, और वो मुझे जानता भी था। मतलब मेरे खामगांव में आके भी मेरे शॉप पे वो बहुत बार आया हुआ था, तो उसको पता था कि यार ये पर्सन मेरे पैसे नहीं डुबाएगा। मैंने उसको कागज पे एक लिख के दिया कि मैंने आपसे 3 लाख रुपए का माल लिया है, वैसे तो 5 लाख का माल लिया है, 2 लाख रुपए कैश में दे दिए, 3 लाख रुपए मैं एक हफ्ते के बाद में वापस इंदौर आऊंगा और आपकी पेमेंट कर दूंगा, ऐसे मैंने लिख के दे दिया था। ठीक है, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता नहीं हुआ, 3 दिन हो गए। अब 3 दिन के बाद में वो पर्सन को कैश की जरूरत आ गई। उसने मेरे को कॉल किया, बोले मंदानी जी मेरे को कैश चाहिए थे। बोले सर मैंने आपको बोला था मैं एक हफ्ते के बाद में आऊंगा, तो मेरा अभी तो कोई प्लान नहीं है, मैं अगले हफ्ते आना हूँ और 4 दिन बाकी है, आप प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, मैं आप कर दूँ। बोले सर मेरे को अर्जेंट है, बोले बहुत अर्जेंट है। बोले फिर अभी क्या करूँ, मतलब एक काम करो सर, आप क्या करो, वो जो मैंने कागज दिए हुए ना मैंने, वो आप बैंक में लेके जाओ और बैंक वाले को बोलो कि ये सौरभ मंदानी के हाथ का लिखा हुआ कागज है, और
4 दिन के बाद में सौरभ सर आएंगे, आपको कैश देंगे, आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज वापस ले लेंगे, वो बिल वापस लेंगे जो कागज में मैंने उसको लिख के दे दिया। कुछ भी नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक कागज का टुकड़ा रहता है जिसके अंदर जिसने बोरो किया है वो लिख के देता है। क्या लिख के देता है? कि मैंने एक स्पेसिफिक सम 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए ये सामने वाले व्यक्ति से लिया है, और जिसको मैं एक 5 तारीख के मतलब आज के 7 दिन के बाद में तारीख ये को रिपेमेंट कर दूंगा। ये सिर्फ एक प्रूफ रहता है कि मैंने आपसे लोन लिया है। पक्का पक्का? ठीक है। अगर वो पर्सन को बीच में पैसे की जरूरत आ गई तो वो पर्सन बैंक में जाके उसको डिस्काउंट करा सकता है, पैसे उससे पहले मिल जाएंगे। तो ये बंदा बैंक में गया, बैंक में बोला, बोले देखो इसके ऊपर सौरभ सर के साइन है और उसमें मेरा नाम लिखे हुआ है कि मैं प्रमोद जी को 7 दिन के बाद में तारीख ये को 3 लाख रुपए दे दूंगा। बैंक वाले क्या बोलते हैं? सर इस पे तो प्रमोद जी लिखे हुआ है, तो वो तो आपके पैसे देंगे। प्रमोद जी बोलते हैं मैं पीछे लिखता हूं, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये वाला बिल उनके नाम पे करता हूं। 4 दिन के बाद में जब सौरभ सर आएंगे तो वो सौरभ सर मुझे ना पैसे देंगे, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देंगे पैसे। पक्का? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनको रख दी थे। 3 लाख रुपए का बिल था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रमोद जी को कितने पैसे देना चाहिए? 3 लाख रुपए पूरे के पूरे देना चाहिए कि 3 लाख से कम देना चाहिए? सर पूरे के पूरे 3 लाख रुपए लिखा तो 3 लाख रुपए देना चाहिए ना। मेरे को बताओ, पहले पैसे मिल रहे कि मतलब पैसे तो पहले मिल रहे ना, तो थोड़े ज्यादा कम मिलने को ना कि नहीं? यस। तो बैंक वाले उसको 2,80,000 रुपए देती है, पूरे के पूरे 3 लाख देती नहीं, 20,000 बैंक की कमीशन हो जाती है। आपको पॉइंट समझा क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा है, क्या हुआ, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन समझा क्या 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 हुआ? अपन ने सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, एक पर्सन को अगर हाथ में सपोज कोई बिल है तो ये बैंक के पास में जा सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में जा सकता है, ये जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में और उनको उनका बिल, ये वाला बिल इनको इनके नाम पे कर देगा, इनके पास में बिल आ जाएगा। अब जब मैं खामगांव से जाऊंगा, मैं फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाऊंगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये इनका बिल इनसे वापस ले लूंगा, जो आज की तारीख में इनके पास में, आज की तारीख में जो ये वाला बिल था ना, ये बिल इनके हाथ में नहीं रहेगा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में बिल रहेगा। बिल मतलब ये परचेज बिल नहीं है बच्चा, ये सिर्फ एक प्रूफ ऑफ लोन है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैं 3 लाख रुपए पूरे के पूरे वापस दे दूंगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे वो बिल वापस दे देंगी, मैं वो बिल को फाड़ डालूंगा। पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन समझा क्या? नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा आपने, बहुत बोले, लेकिन हाँ कुछ बच्चों को समझाऊंगा, कुछ बच्चों को नहीं समझाऊंगा ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन मैं इस वजह से पॉइंट को वापस एक बार का रिकॉल कर रहा हूँ क्या हुआ। सिंपल सा स्टफ समझो, जब भी किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे पर्सन को कोई पैसे देने रहते हैं तो वो क्या करता है, वो पैसे दे देता है और उससे लिखवा के ले लेता है कि यार मैंने इसको पैसे दिए, जैसा या माल दिया है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं इंदौर में गया, मैंने उनको बोला कि आप मुझे ये माल दे दो, मैं 1 हफ्ते के बाद में आऊँगा और आपकी पेमेंट कर दूंगा। सामने वाले के प्रूफ क्या रहेगा? सामने वाले को मैं लिख के दूंगा कि आज 1 तारीख है, मैं 7 तारीख को आऊँगा और मैं आपका ये लोन को चुकता कर दूंगा। ठीक है, उसने मुझे माल दे दिया, मैंने उसको 5 लाख का माल था, 5 लाख रुपए में से मैंने 2 लाख की पेमेंट कर दिया, 3 लाख रुपए का उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। अब जो इंदौर की पार्टी थी, प्रमोद भाई के अगर बीच में पैसे की जरूरत आ गई तो प्रमोद भाई क्या करेंगे, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को कहाँ लेके जाएंगे? बैंक में लेके जाएंगे। फिर बैंक वाले उससे क्या करेंगे? बैंक वाले उससे वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेंगे। अब उसको एडवांस में पैसे दे रहे तो बैंक वाले खुद ही कमीशन काटेंगे और थोड़ा पैसा कम देंगे, तो 3 लाख के बदले 2,80,000 ही देंगे। 4 दिन के बाद में जब मैं वापस उधर पहुंच जाऊंगा, मतलब टोटल 7 दिन के बाद में, वैसे 4 दिन, 3 दिन तो प्रमोद भाई के पास में थे ना, बाकी के 4 दिन बचे। तो जब 4 दिन के बाद में मैं उधर प्रमोद भाई के पास में जाऊंगा, प्रमोद भाई मतलब बिल लाओ, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। प्रमोद भाई बोले सर मैंने आपका बिल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया है, आप उनके पास में जाओ, आप उनको बोलो कि आपको आपका बिल वापस दे देंगे, आप उनकी पेमेंट दे दो। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पास में जाऊंगा, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोलूंगा मतलब जाओ आप हमारा बिल वापस दे दो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरे को क्या बोलेंगे कि मुझे आप पहले मुझे पैसे दो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैं कितने पैसे दूंगा? 3 लाख दूंगा कि 2,80,000 दूंगा? उनको मेरे को पूरा 3 लाख रुपए देना जरूरी है, बिकॉज कागज पे कितना लिखे हुआ था? 3 लाख रुपए। बैंक वाले कमीशन खाएंगे बिकॉज उन्होंने एडवांस में पेमेंट दिया और बैंक वाले ने उतना इंटरेस्ट खा लिया। पॉइंट समझ में आएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यही काम रहता है। तो सर ऐसा मैं किसके नाम पे भी कर सकता क्या? कोई भी किसके नाम पे भी नहीं कर सकता, जिसकी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी रहती है ना, तो वही पर्सन बैंक में जाके कर सकता है, उस बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकता है। पक्का? यस सर। When the buyer buys the good from seller but do not have sufficient cash, मेरे पास में मैंने गुड्स बाय करे थे लेकिन मेरे पास में सफिशिएंट कैश नहीं थे, सिर्फ 2 लाख रुपए थे, 5 लाख का माल परचेज किया फॉर पेमेंट। इन सच अ सिचुएशन द बायर ऑफ द गुड कैन इशू अ बिल ऑफ एक्सचेंज टू सेलर। वो केस के अंदर मैंने एक कागज इशू किया, किसको? प्रमोद भाई और इंदौर वाले को। क्या बोला है? व्हेन बायर बायज द गुड
from the seller but does not have sufficient cash for the payment. In such a situation, that buyer issues a bill of exchange to seller. Issue करता है bill of exchange to seller. The drawer of the bill, मतलब मैं, drawer मतलब जिसने बनाया, नहीं ड्रावर ऑफ द बिल मतलब सामने वाला पर्सन कैन रिसीव द मनी फ्रॉम द ड्रावी, दैट इज द बायर, ऑन द ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट. बोले क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो ड्रावर. ये केस के अंदर सामने वाला पार्टी एक बिल बना के देगा और उसमें उस पर मेरे से हस्ताक्षर कर देता है. एक्चुअली क्या है, दोनों अलाउड है. मैं चाहे तो मैं उसको लिखवा के दे दूंगा, या तो वो बोलेगा सर आप एक काम करो, आप मत लिखो, मैं लिख लेता हूँ कि मैं प्रमोद जी, मैंने सौरभ सर को गुड्स बेचे हैं और उसमें से 3 लाख रुपए आना बाकी है. सौरभ जी ने वादा किया है कि मुझे 7 दिन के बाद में इनको पैसे दे देंगे, नीचे मेरी साइन ले लेगा. दोनों सिचुएशन एक है, तो मैं सौरभ मंदानी, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैंने प्रमोद जी से 3 लाख रुपए का माल लिया है और 3 लाख रुपए का 5 लाख का माल लिया, 2 लाख रुपए कैश दिया है, 3 लाख रुपए देना बाकी है. ये मैं एक सप्ताह के बाद में उनको पैसे दे दूंगा. दोनों सिचुएशन पॉसिबल है. तो बोले ड्रावर ऑफ द बिल, सेलर कैन रिसीव मनी फ्रॉम ड्रॉई, मतलब ड्रावर बोले तो जो सामने वाला बना रहा है और ड्रॉई बोले तो मैं, द बायर ऑन द ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट. ड्यू डेट पे या ड्यू डेट के बाद में, मतलब वो 7 दिन के बाद में भी, अगर समझो अभी प्रमोद जी के पास में टाइम नहीं अवेलेबल था तो प्रमोद जी मेरे पास में बिल नहीं बेच पाए या मैं उधर पहुंच नहीं पाया, तो मैं बोला नहीं 7 तारीख तक ही, मैं 7 दिन के बाद में मैं देता था. बोलने का मतलब क्या है, मैं 7वें दिन पे ही आते थे तो ही मैं पैसे देता था, 8वें दिन पे आए तो मैं दूंगा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. अपन क्या बोलेंगे, 7 दिन के बाद में कभी भी आओ मैं आपको पेमेंट दे दूंगा. पक्का पक्का. यस. द ड्रावर कैन रिसीव मनी बिफोर द ड्यू डेट. ड्रावर को अगर उसके पहले पैसे लगा तो वो कर सकता है बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद बैंक. वो प्रमोद भाई को अगर अभी पैसा लगे तो वो क्या करेंगे, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ले जाएंगे और उधर बताएंगे यार एक कागज सौरभ सर की साइन का करे हुआ है, थोड़े टाइम का सौरभ सर मुझे देने वाले थे, वो मुझे नहीं देते हुए वो आपको बोल दूंगा, आपको दे देंगे. ठीक है. यस. दिस इज नथिंग बट सेलिंग ऑफ द बिल टू बैंक. ये केस के अंदर वो प्रमोद जी बैंक को अपना बिल सेल कर डालेंगे और बैंक वाले उनको पैसे दे देंगे. पक्का. द बैंक गिव मनी टू ड्रावर लेस देन द फेस वैल्यू. 3 लाख रुपए का बिल पे लिखे हुआ था रकम, लेकिन पैसा कितना दिया, 2,80,000 रुपए, वही बता रहा है वो. Thus the bill of exchange is the trade bill. ट्रेड बिल मतलब क्या, एक दूसरे की बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, बोले एक टाइप का ट्रेड बिल है, एक दूसरे को अपन दे सकते ले सकते. दे आर एक्सेप्टेड बाय द बैंक एंड द कैश इज एडवांस अगेंस्ट देम. बोले बैंक वालों को ले सकते हैं और उसके अगेंस्ट में अपन उसको किसी को कैश दे सकते हैं. पक्का पक्का. समझा क्या, आपको पूरे के पूरे पॉइंट्स एक बार देखो आप. जब भी किसी को कैश चाहिए रहता है तो वो दे सकता है, बैंक के थ्रू देगा. नहीं, कभी भी किसी को माल चाहिए, माल करने के अंदर अगर उसका पेमेंट कम हो रही है तो वो सामने वाले को बिल ऑफ एक्सचेंज दे सकता है. वो बिल ऑफ एक्सचेंज देगा, सामने वाले के पास में प्रूफ रहेगा कि हाँ इसको लोन देने का है वापस. बीच में अगर वो पर्सन को जिसने वो बिल बनाया अगर उसको पैसे की ज़रूरत आई तो वो फिर बैंक में जाएगा और बैंक वाले को बताएगा कि इस पर सौरभ सर की साइन है. थोड़े टाइम के बाद में सौरभ सर आएंगे आपके पास में, सौरभ सर आपको पैसे देंगे और अपना बिल ऑफ एक्सचेंज कैंसिल करा देंगे. बैंक वाले 3 लाख का 3 लाख नहीं देंगे, 2,80,000 देंगे, बीच में खुद ही कमीशन रखेंगे, काटेंगे और बाकी का पैसे देंगे. जब 4 दिन खत्म हो जाएंगे, जब सौरभ सर वापस इंदौर जाएंगे तो वो प्रमोद जी के पास में ना जाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों के पास में जाएंगे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों को बताएंगे कि आप मुझे मेरा बिल वापस दे दो, मैं आपके पैसे दे देता हूँ. सौरभ सर जब उनको पैसे देंगे तो वो पूरे के पूरे 3 लाख देंगे. बरोबर है. ये एडवांस में पैसा मिल रहा था बोल के बैंक उनके कमीशन काट रही थी. ओके ओके, ऐसा समझ में आया क्या, समझ में पक्का पक्का. ऐसा समझ में. तो इतने ही पॉइंट है. इसके बाद में ना ये आपके बाकी जितने भी पॉइंट है ना सिलेबस में से रिमूव हो गया है. ये पूरे पूरे अपने सिलेबस में से रिमूव हो गया है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का टॉपिक रिमूव हो गया है. ट्रेड क्रेडिट का पॉइंट ये जो भी था ना ये भी सिलेबस से रिमूव हो गया है. ये भी सिलेबस में से रिमूव हो गया है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिमूव फ्रॉम सिलेबस. ट्रेड क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने सिलेबस में से रिमूव हो गए. मतलब लास्ट पॉइंट जो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तक करना 2.2.5 तक है शायद. आप वो उसमें से नोटिस कर लेना कब तक है. मैं एक बार काम करता हूँ आपको इसमें से बता देता हूँ. डिस्काउंट कहाँ तक हुआ है देखो, ये लास्ट पॉइंट था ना, ये यहाँ तक ही था. ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक्सचेंज तक ही है. उसके बाद में सारे के सारे सिलेबस आपके सारे का सारा जितना भी पार्ट है वो पूरा का पूरा आपके सिलेबस में से निकल दिया गया है. थैंक यू सो मच गाइस. मैं यहाँ पे लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ. ये चैप्टर अपना ऑफिशियली यहाँ पे खत्म हो गया सर. इसके बाद में क्या करेंगे, मैं ग्रुप पे आपको कम्युनिकेट करता हूँ. अब हमने आपके लिए वो एक क्विज बनाई है कृष्णा की हेल्प से. उन्होंने हमको एक क्विज बनाने में बहुत हेल्प किया है. हम आपको क्विज शेयर करेंगे, उसके अंदर आपको वो क्विज को आंसर करना है और मतलब सॉल्व करना है. आपके मार्क्स हमको पता चल जाएंगे. ठीक है. अपन एक टाइम फ्रेम उसके लिए डिसाइड करते हैं. मैं बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप पे कम्युनिकेट कर दूंगा. थैंक यू सो मच गाइस. सी यू बाय. अगर वो स्टार्टिंग वाला एडीआर और जीडीआर का नहीं समझाऊंगा ना प्लीज उसको डबल से देखना. मैंने मेरी फुल कोशिश की है कि उसको बता पाऊँ मैं आपको, लेकिन इसके अलावा भी आपको माइंड में कोई क्वेश्चन आएंगे ना तो प्लीज़ मुझे पूछ लेना. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय. टेक केयर.